बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल की फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पहले एपिसोड की तरफ चलते हैं, देन फिर अपन कमेंट सेशन रीड करेंगे, ठीक है। सफ़ियान मलिक ने जैसे किचन में कदम रखा, इसकी तो दोनों आंखें बाहर आ गईं। किचन की ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अपनी जगह पर मौजूद थी? सब फैलावा करने वाले इसके दोनों जुड़वा भाई आतिर और फ़ाखिर बर्नर के पास खड़े जाने के पकाने की कोशिश कर रहे थे। सफ़ियान मलिक के चेहरे पर नागवारी के तासरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या शुगल चल रहा है? भारी और गंभीर आवाज़ पर दोनों उछले थे। ऐसे वैसे अगर मुन्ना भाई उन्होंने कर से नहीं दोनों ने बेवक्त वक्त पलट कर देखा। इनको अपनी गर्दन तलवार तले नजर आ रही थी। भाई हम मैक्रोनीस बना रहे थे चटपटे से। आतिर का गला जैसे खुश्क होने लगा था क्योंकि वो जानता था सफ़ियान मलिक का गुस्सा कितना ख़तरनाक है। और ये फरमाइश किसकी है? सफ़ियान मलिक ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे। जी वो फ़ाखिर और आतिर ने एक दूसरे को देखा। दादा जान की। आतिर के दिमाग में झट से यही नाम आया। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि दादा जान तुम्हारी बनाई फिजूल सी डिश को खाएंगे? क्या हो रहा है यहाँ? अरे सफ़ियान बेटा, तुम कब आए? सिकंदर मलिक शोर सुनकर यहीं चले आए थे। इन्होंने भी किचन की बेखरी अबतर हालत देखी तो देखते रह गए। अभी 15 मिनट पहले वो होकर गए जब तक तो किचन शीशे की तरह साफ शिफाफ चमक रहा था। ये एकदम से यहाँ क्या तूफान आकर गुजरा था? आतर तफाखर आए सी। अरे दादाजान, क्या हुआ आपको? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था ना कि आपका दिल चाह रहा है मैक्रोनीस खाने को। फ़ाखिर ने अपने बचाव के लिए सिकंदर मलिक को कुछ समझाना चाहा। मैंने कहा था, मगर बच्चे कब? क्या हुआ दादाजान? एक तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा, बस किसका दिल चाह रहा था और किसका नहीं, सब पता है मुझे। मगर याद रखना, मुझे ये किचन 10 मिनट में साफ़ चाहिए, वरना आज मैं तुम दोनों को उल्टा लटका दूंगा। सफ़ियान मलिक ने दोनों को तेज़ नज़रों से देखा था और ब्रीफ केस संभालते बाहर निकल गया। दादाजान, फ़ाखिर सिकंदर के पास है। और हाँ, एक बात। सफ़ियान मलिक फिर से पलटा। फ़ाखिर की ज़ुबान तालू से जा चिपकी थी। रात ठीक 8 बजे अपना अपना बैग लेकर ड्राइंग रूम में आ जाना। आज मैं तुम दोनों का मैथ का टेस्ट लूँगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। सफ़ियान मलिक अंगश्त शहादत से फ़ौरन करता वहाँ से निकलता चला गया। ओ नो! आतिर को काफ़ी चिढ़ थी मैथ के सब्जेक्ट से। जितनी इसकी क्लास टीचर बोर्ड थी, इससे कई ज़्यादा ही सब्जेक्ट बोर्ड था। और आप कैसे दादा हैं, हमें बचा नहीं सकते थे? फ़ाखिर ने सिकंदर मलिक को शिकायती नज़रों से देखा। तुम दोनों को वाकई उल्टा लटका देना चाहिए। 15 साल के हो गए दोनों मैट्रिक में हो, मगर तुम दोनों की हरकतों से लगता नहीं ये लॉन में पूरा दिन क्रिकेट खिलवा लो या सिर्फ किचन में घुसे कुछ ना कुछ बनाते रहो, खाते रहो और नाम मुझ पर रख दो। सिकंदर मलिक ने दोनों को लताड़ा। जबकि नाक लो, सफ़ियान अच्छी तरह जानता है कि मैं तुम लोगों की बनी हुई बदमज़ा डिश नहीं खाता। ठीक है, नहीं खाते ना? चल फ़ाखिर, जल्दी से निकाल ले मैक्रोनीस, हमने चटपटे बनाए। आतिर सिकंदर मलिक को चिढ़ाता आगे बढ़ा। आहा, क्या खुशबू है फ़ाखिर! खुशबू इतनी अच्छी है तो जायका तो और भी अच्छा होगा ना? आतिर जानकर सिर्फ सिकंदर मलिक को सुना रहा था। लाओ ज़रा चक्कर तो देखो। आतिर ने एक चम्मच मुंह में डाला। सिकंदर के मुंह में पानी भरा। ये भी सच था कि इन दोनों पोतों की तरह हद दर्जा चटोरे वाक़ियों में तो फिर पहले पहले एडी अकड़ किस चीज़ की दिखाई सी दादे ने। ओ हा, बच्चों, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, ऐसा हुआ कि तुम लोग मुझे छोड़ के खाना खाओ। लाओ अपने दादा को पीछे खाओ। सिकंदर मलिक की मैक्रोनी से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सॉरी दादाजान, आपको डॉक्टर ने मना किया। दोनों सिकंदर मलिक के पुरमज़ा अंदाज में छेड़ते अपने मैक्रोनीज उठाकर ड्राइंग रूम में चले गए। सिकंदर मलिक भी जल्दी जल्दी इनके पीछे। दिखाओ मुझे क्या नमूना बनाया तुम लोगों ने। इसी असना में सफ़ियान मलिक भी आ चुका तो रातिर के हाथ से बाउल ले लिया। इन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया इशारा किया था कि अब क्या करें। बहुत मज़े की बनी है। एक चमचा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सफ़ियान मलिक पूरा प्याला चट करके आतरफा करना बड़ी सी आती हुई। एक थे एडी मेहनत बनाई, उत तो किचन साफ करने ड्यूटी, उत तो जो मैथ टेस्ट होते वखरा, उत तो फिर मकरोनी भी हाथ ना आई। सच बहुत भूख लग रही थी। आज तो ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया था। इसने खाली प्याला फ़ाखिर की तरफ बढ़ाया। किचन साफ़ किया? नहीं सफ़ियान भाई, दोनों ने मुंह पे सोर कर कहा। हाँ तो जल्दी जाओ और किचन साफ़ करके आओ। अब मैं भी 1 घंटा फ्री हूँ। मोहित का फ़ोन आ गया, आज बाहर डिनर करूँगा। मगर सफ़ियान भाई, 1 घंटा तो किचन साफ़ करने में लग जाएगा। ये आतिर था जो पढ़ाई का हद दर्जा चोर था। दीदी तेरी से भला है, इससे कई ज़रा तेरी से साफ़ करके आओ किचन। ओके, अब जाओ जल्दी। सफ़ियान मलिक ने दोनों से संजीदगी से देखते हुए सख्ती से कहा और फिर रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। इतने मज़े की बनी, चटपटे से मज़ा आ गया। पास से गुजरते आतिर और फ़ाखिर को सिकंदर मलिक ने जान कर चिड़ा शरारत से मुस्कुराते हुए इनकी जान चला रहे थे। जान चलनी तो बांधी सी बेचारे ने, एडी मेहनत की थी, हाथ किया है ठेंगा। आपको तो बाद में देखेंगे। दोनों के अपनी मेहनत से बनाए मैक्रोनीस जाने पर मुंह लटके हुए थे। ऊपर से सिकंदर मलिक की छेड़ने दोनों को और तपा दिया। सिकंदर मलिक मुस्कुराते हुए सफ़ियान मलिक के बराबर वाले सोफे पर बैठ गए। कितनी देर हो गई, ये सफ़ियान कहाँ रह गया? मोहित अली ने बड़बड़ाते हुए अपनी क्लाई में बंदी हैंड वॉच देखी। इसे शदीद भूख के साथ साथ कोफत भी हो रही थी।
फिर उधर उधर माहौल पर नज़र डाली, कहीं किसी टेबल पर कोई फैमिली बैठी थी तो कहीं किसी कोई डेट पर आया हुआ था। धीमा धीमा म्यूज़िक माहौल को साज कर बना रहा था। इसको इससे भी जल्दी बोरियत हो गई। वापस नज़र अपने टेबल पर पड़े फ़ोन पर डाली। मोईद अली ने गहरी सांस ली और सेल फ़ोन उठा लिया। फेसबुक को चेक करते हुए मैसेंजर की आईडी पर निगाहें ठहर गई। गोसियावान, यूनिक नाम। डीपी पर एक प्यारी सी डिमी डॉल उदास सी बैठी थी। सामने मोमबत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी इस डिमी डॉल पर पड़ रही थी। मोईद अली को वो डीपी बहुत पसंद आई। दिल में उतरती डिमी डॉल की उदासी। मोईद अली की उंगली खुद ब खुद इस डीपी पर टच हो गए। मैसेजेस ऑन हो गए। हाय, मोईद अली ने टेक्स्ट घसीटा। कोई 15 मिनट तक जवाब का इंतजार किया मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मोईद अली ने फ़ोन भी टेबल पर पटक दिया। 15 मिनट ही हुए होंगे कि मोबाइल की मैसेज टून बजी। मोईद अली ने फ़ोन उठाया। हाय, वहाँ से जवाब मौसूल हुआ। मोईद अली के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। क्या करती हैं आप क्या करेंगे जानकर? फ़ौरन से टेक्स्ट घसीटा गया। मोईद अली सोच में पड़ गया, क्या बात होनी चाहिए? सफ़ियान मलिक पे भी नहीं आया था तो टाइम पास ऐसी हो जाए। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मोईद की निगाहें फ़ोन स्क्रीन पर ही थी। किस खुशी में? बस वैसे ही मुझे आपका नाम बहुत यूनिक सा लगा। डीपी पर जो डिमी डॉल लगी है वो बहुत प्यारी है। थैंक्स। अरे सिर्फ थैंक्स? तो आप ही बता दीजिए कि आपकी खराज तहसीन में क्या पेश करूँ? मोईद अली मुस्कुरा दिया। मांगूगा तो देंगी? मेरी क्या औकात जो मैं आपको कुछ दे सकूँ? मांगे तो रब्बुल इज़्ज़त है जो हर से पे कादिर है। बेशक, मगर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अच्छा तो बताइए। मोईद अली पहले तो सोचते रहा क्या करना चाहिए, फिर दिलो दिमाग में शरारत सी कूदी। आपको। वहाँ कुछ लम्हों तक खामोशी का राज रहा। कोई जवाब नहीं आया। मोईद अली ने खुद ही मैसेज कर दिया। क्या सोचने लगी? सुबह से कितनी लड़कियों को ऐसे इतने वाहियात मैसेज कर चुके हैं, तब कर जवाब दिया गया। मोईद अली बहुत महसूस हुआ। बाखुदा आपके अलावा किसी को नहीं। गुड, इसका मतलब आप बिल्कुल फारिग बैठे तो सोचा कि फ़ोन लेके किसी भी आईडी में घुस जाओ। हाँ हाँ हाँ। मोईद ने सिर्फ टेक्स्ट के सीटा ही नहीं था बल्कि इसका दिल जाके दिल खोल कर हंसते। आप बातें बड़े मज़े की करती हैं। क्या ख्याल है, दोस्ती हो जानी चाहिए? वहाँ से डाटा को नेट ऑफ होने का सिग्नल मिल गया मगर इसने फिर भी एक मैसेज छोड़ दिया था। सोच लें बहुत अच्छी तरह, लेकिन जवाब मस्बत में होना चाहिए। तेन मस्बत जुतियाँ बदनियाँ चाहिए होर को तेन जुतियाँ के अलावा और किसी शायद ही कमी नहीं। वो इसके मैसेज एक बार फिर पढ़ने लगा। बलोरी आंखों ने एक रोशनी सी फूटी थी पर मुस्कुराहटों ने जैसे घर कर लिया। या अल्लाह रहम। एकदम से सफ़ियान मलिक की गंभीर मुस्कुराती आवाज़ ने इसको चौंका दिया। मैं तो समझा था कि शायद कोई हथियार वगैरह लेकर बैठा होगा मुझे मारने को, मगर यहाँ तो मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। सफ़ियान मलिक ने इसके सामने वाली कुर्सी संभाल ली। ज़रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। जानता मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चेहरे पर मामूली सा भी गुस्सा नहीं था जो सफ़ियान जैसे ज़ेरक बंदे ने भी नोट कर लिया। अच्छा लग नहीं रहा कि मेरे इंतज़ार में घुल रहा है। अगर मोहतरम की बकवास बंद होगी तो खाने का ऑर्डर करें। मोईद ने फ़ौरन अपनी फीलिंग्स पर काबू पाया। बिल्कुल जनाब। और सुना, फ़ाखिर और आतिर कैसे हैं? दादाजान की तबीयत कैसी है? सफ़ियान मलिक आज सारे रात की दिन की रुदा दिन इसको सुना दी। मोईद भी खूब हंसा। सच बहुत इनोसेंट है दोनों जुड़वे ना तो एक साथ मिलकर शरारत करते हैं। वैसे पता है बहुत ज़रूरत है तेरे घर की किसी खातून की। तो शादी कर ही ले। कब तक बेचारे सफाई सुथराई करते रहेंगे, खुद से खाना बनाते रहेंगे। तेरी सिनफ़ नाजुक से नफरत अपनी जगह, मगर कम अज़ कम कोई औरत मासी रख ले अपने घर में। तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी इस कौम से नफरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अपनी सोचो में इस कौम का गुजर होने तो कजा के अपने घर में मासी रखो। सफ़ियान के चेहरे पर इंतहाई नफरत के साए मंडला रहे थे। मगर सफ़ियान, 5 उंगली बराबर तो नहीं होती मेरी जान। मोईद अली का मतलब सफ़ियान अच्छी तरह समझ गया। क्या हम सुकून से डिनर कर सकते हैं? सफ़ियान मलिक की गंभीरता में ऐसा कुछ था कि मोईद अली को खामोश होना ही पड़ा। सफ़ियान मलिक और मोईद अली बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों एक दूसरे से बात शेयर करते थे। कभी किसी तीसरे की गुंजाइश इन दोनों के बीच से निकलती थी। सफ़ियान मलिक की ज़िंदगी के एक वर्ग से मोईद बाखबर था। इसकी सिनफ़ नाजुक से शदीद नफ़रत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। कभी कभी बातों में समझाने की कोशिश भी करता मगर बेअसर और बेसुध। जो दुख और जो गम और तकलीफ़ बल्कि धोखा इसे इसकी सगी माँ की तरफ से मिला था वो फ़रेब और अज़ियत भला कैसे भुला देता। वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा हुआ था। कभी मामूली सी कमी भी नज़र नहीं आई। मगर अल्लाह से दुआ करता कि कभी कोई लड़की ऐसी इसकी ज़िंदगी में आए जो इसकी सोचों का महवर बदल दे, इसके गम को भुला दे, इसके ज़ख्मों पर अपनी मोहब्बत के फाहे रख दे। जहाँ से असलहू टपकता वहाँ से अमृत बरसे। अच्छा, दवाई कर सकने तो कर ला, कि पता अल्लाह तेरी सुन ले। खुदा के लिए मुझे जाने तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सिसकती भी लगती। दोनों हाथों को जोड़े परिवेश अपनी आज़ादी अपनी रहाई की भीख मांग रही थी। मगर आइसक्रीम ज़्यादा नहायती जालिम और जाबर बादशाह बने इसकी बेबसी का फ़ायदा उठा रहा था। इसका मजाक उड़ा रहा था। बुलंदो बांग कह के लगा रहा था। बदला लेने का एक ही तरीका है। इसने मुझे यानी आइसक्रीम ज़ैदी को थप्पड़ मारा। अब इसको पता चलेगा ये थप्पड़ इसको कितना भारी पड़ने वाला है। इसकी चहेती इकलौती बेटी मेरे कब्ज़े में। हा 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 हा। ज़ोर ज़ोर से कह के लगाया था। बिल्कुल नफसियाती मरीज़ लग रहा था। एक बीमार इन शख्स एक जानवर लग रहा था। मैं पापा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। यू। आइसक्रीम ज़ैदी ने हाथ बढ़ाकर इसकी मोटी सी चोटी को अपनी मुट्ठी में वहशियाना तरीके से जकड़ा और अपने मुकाबिल खड़ा किया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी माफ़ी मांग लूँगा? इतनी आसानी से तुम्हारे बाप को माफ़ नहीं करूँगा। अपना पूरा पूरा हिसाब चुकता करूँगा। मेरे इंतकाम की आग कितनी भड़क रही है अंदाज़ा कर सकते हो तुम्हारा बाप। जिस झटके से इसने परिवेश को पकड़ा था इससे भी ज़्यादा ज़ोर से पटका। अभी तो शुरुआत है, आगे के देखो मैं क्या करता हूँ। वो रोती बिलखती परिवेश को घूरता बाहर निकल गया। नहीं प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। परिवेश भागती बंद दरवाजे से लगी थी। दरवाजे को धड़ धड़ आया था
मगर सुनने वाला शायद बहरा हो चुका था जो इसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था, अंधा हो गया था जो इसके तड़प तड़प कर रोना नहीं नजर आ रहा था। पापा कहाँ है, आप मुझे बचा लें इस जानवर से। थक हार कर वो दरवाजे से टेक लगाकर बैठती चली गई। घुटनों में मुँह छुपाए वो ज़ारो कतार हो रही थी। ना नवा कपल आया। जुनैद शाह बिजनेस आइकॉन की लिस्ट में शुमार होता था, इसका नाम और पहचान थी, मगर इससे कई ज़्यादा वो एक मगरूर, घमंडी और तकब्बर के नशे में मस्त इंसान था। जैसे अपने आसपास के इंसान कम और कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते थे, अपने से निचले तबके के लोगों को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता था। इसके इतने बहुत से एम्प्लॉयज़ जिसमें अस्क्रीम ज़ैदी भी शामिल था, नहायत ही होनहार और साबमस्तार कलाइक फाइक मेहनती कामयाब, जिसकी पोस्ट सबसे ऊपर थी। वो इस कदर ज़हीन फ़तीन था कि जुनैद शाह भी कभी इससे मशवरा कर लिया करते, इसको अपने मुकाबले बिठाया करते थे। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ को बड़ी हैरत होती कि अस्क्रीम ज़ैदी दुनिया का पहला शख्स होगा जिसे जुनैद शाह ने इतनी अहमियत और मराद दे रखी होगी। इस दिन बात को इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी जुनैद शाह ने बढ़ा दी। मीटिंग रूम में बड़े से बड़े बिजनेस टाइकॉन मौजूद थे। ये बिजनेस डीलिंग बड़े पैमाने पर की गई थी। कुवैत के इस डेलीगेशन ने बहुत से बिजनेसमैन को हायर किया था। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इस डील को देखने के लिए जुनैद शाह ने अस्क्रीम ज़ैदी अपने सबसे बड़े और होनहार और ज़हीन मैनेजर को खड़ा किया था। सब कुछ बहुत तरीके और स्वभाव से चल रहा था, बस फाइल में एक पॉइंट को डिस्कस करने में गलती हो गई थी। वो गलती कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि माफ़ न की जाती या नज़रअंदाज न की जाए। जुनैद शाह ने सबके सामने अस्क्रीम ज़ैदी के मुंह पर भरपूर थप्पड़ रसीद किया। दो लानत फिर तेरे थे। अस्क्रीम ज़ैदी जुनैद शाह को देखता रहा कि इसकी इतनी वफादारी और काबिलियत का ये सिला मिला था इसको। मीटिंग में मौजूद हर शख्स की नज़र इस पर थी। अस्क्रीम ज़ैदी को शिद्दत से ऐसा महसूस हो जैसे हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा है, इस पर हंस रहा है। आज जुनैद शाह ने चवल मारी, लेकिन अस्क्रीम ज़ैदी ने उस तो वड्डी चवल मारी जो धी चक लियांदी। तुम नीच इंसान, तुम जैसे छोटे लोगों को जब ज़रा इज्जत और अहमियत दे दीजिए तो अपनी औकात भूल जाते हो कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का क्या मुकाम और मर्तबा और रुतबा है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ इतने लोगों के दरमियान गलती करने की। जुनैद शाह का हर लफ्ज़ इसके दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। मिस्टर जुनैद शाह, गलती तो हम इंसानों से होती है। आज मिस्टर अस्क्रीम ज़ैदी से हुई तो क्या हो सकता है कि कल आपसे भी हो। नो मिस्टर मोईद अली, मुझसे गलती से कोई भी गलती नहीं होती। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर से मामूली सी भी गलती ना हो, चाहे चाहे वो मेरे ऑफिस का पियोन हो या बड़ा मैनेजर। जुनैद शाह ने स्क्रीम ज़ैदी को नहायत गुस्से भरी नज़रों से देखा था। एनीवेज, ये आपकी अपनी सोच है। मोईद अली ने जुनैद शाह को नहायत नागवार नज़रों से देखा और फिर शर्मिंदा शर्मिंदा से स्क्रीम ज़ैदी को देखा। प्लीज़ मिस्टर स्क्रीम ज़ैदी, कंटिन्यू। जुनैद शाह के चेहरे पर कोई मलाल या मामूली सी भी शिकन नहीं थी कि इन्होंने इसकी कितनी बेइज्जती की, मगर वो ये भूल गए कि स्क्रीम ज़ैदी के अंदर एक ज्वालामुखी जल उठा। इंतकाम की आग भड़की हुई जिसकी मामूली सी भी चिंगारी की जद में अगर जुनैद शाह आया तो वो जलकर खाकस्तर हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वेट एंड वॉच मिस्टर जुनैद शाह, तुमने अस्क्रीम ज़ैदी के अंदर के जानवर को जगा, जो ऐसा हैवान है जो सामने वाले को चीर फाड़ के रख देगा। अस्क्रीम ज़ैदी की सोचें गहरी होने के साथ साथ जहरीली भी और नफरत ज़्यादा होने लगी। फिर वो दिन आन पहुंचा जब जुनैद शाह की कमजोरी अस्क्रीम ज़ैदी के हाथ लगी। परिवश जो अपने नाम की तरह परियों जैसी खूबसूरत और नाजुक बड़ी बड़ी आंखें और मैदे जैसी रंगत के हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। जुनैद शाह की इकलौती बेटी, इसकी कमजोरी जुनैद शाह की जान जिसके अंदर बसती है, वो जो अस्क्रीम ज़ैदी की जीत है। अच्छा जी, मतलब वही घसी पिटी और औरत को लेना बदला। कैसी हो? ठीक हूँ। लबो लहजा अफसरदा और उदासी लिए हुए था। अनशरा, उमर क्या कहता है? मसला उमर का नहीं है, उमर का कम मेरे मम्मी डैडी का ज़्यादा है। इन सब बस आंखों में कोई कीमती शक होने का अक्सर घूरे ले रहा था। यार, गरीब होना कोई बुरी बात तो नहीं। गौसिया के लहजे में मायूसी और एहसास कमतरी बोल रहे थे। हाँ, मगर मेरे डैडी की नज़रों में गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है। अनशरा अपने बेड की चादर पर नाखून फेर रही थी। फिर आगे क्या सोचा? उमर ने 2 साल का टाइम मांगा। क्यों? 2 साल में ऐसा क्या करेगा जिससे तुम्हारे डैडी के मैयार पर पूरा उतर सके? गौसिया ने नासमझी की कैफियत में इसको देखा। वो 2 साल के लिए अमेरिका जाएगा जॉब के सिलसिले में। वहाँ किसी मशहूर कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ से लेटर आ गया। और अगर इस 2 साल के अरसे में तुम्हारी मम्मी डैडी ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी, फिर? कर दी नहीं, वो तो अब सीरियस होकर सोच रहा है। 2 साल तो दूर, इनका बस चला तो 2 दिन में मुझे यहाँ से रुखसत कर दे। जब से परिवेश वाला सान है वो मम्मी डैडी बहुत डर गए। अभी तक परिवेश का पता नहीं चला? गौसिया को बहुत हैरत हुई। कहाँ यार, जुनैद चाचू तो बहुत परेशान है। हर जगह पता करवा लिया, कंप्लेन FIR दर्ज हो गए, मगर परिवेश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। नशा के लबो लहजे में फिक्रमंदी थी। जुनैद चाचू हुन रहे परेशान। बहुत प्यारी सी लड़की है, देखी थी मैंने यहाँ पे तुम्हारे घर 2-3 बार। गौसिया की नज़रों में छम से परिवेश का खूबसूरत सरापा झिलमिलाने लगा। मगर मेरी समझ में नहीं आया नशरा, परिवेश जैसी खौफसदा लड़की को किसी के साथ भला क्या दुश्मनी हो सकती है? परिवेश जुनैद चाचू से बिल्कुल मुख्तलिफ है, नहायत ही मासूम और डरपोक सी। यूँ समझो कि अगर बारिश भी अगर बिजली चमके या बादल गड़गड़ाने लगे तो इसका दिल सहम जाता था, तो वो तो रोने लगती थी। हालांकि मैंने इसको कितनी बार समझाने की कोशिश की, पता नहीं कहाँ फंस गई बेचारी। मुझे तो सारी गलती जुनैद चाचू की लगती है। अनशरा की सबज आंखों में जुनैद चाचू के लिए गुस्सा आ रहा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? गौसी ने नासमझी के आलम में इससे पूछा। अब देखो ना, आधे से ज़्यादा कराची के गरीब लोग एहसास कमतरी के ज़ेरे असर रहे हैं। इतनी तो दुश्मनी पाल रखी है। सच गौसी, मुझे तो जुनैद चाचू की साथ से शदीद नफरत है कि वो अपने से कम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते और कमतर और जाने क्या क्या।
क्या पता नशरा के परिवेश किडनैप हो गया, तुम्हारे जुनैद चाचू से दुश्मनी निकालने के लिए परिवेश का इस्तेमाल किया। आई मीन इंतकाम। गौसिया बहुत दूर की कौड़ी लाई थी। ठीक कहती हो गौसिया, मेरी भी यही राय है। मुलाजमा नाश्ते की ट्रॉली लिए अंदर चली आई। इसी दौरान गौसिया के मोबाइल की टोन बजी। गौसिया ने फ़ोन उठाया, मैसेंजर देखा जहाँ इसी का मैसेज था, हाय। मगर गौसिया ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि फ़ोन वापस रख दिया। एक बार फिर बजर बजी। गौसिया ने फ़ोन चेक किया। अभी तक आपने सोचा नहीं कि मुझसे दोस्ती करनी चाहिए? मिस्टर, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि दोस्तियाँ करती फिरूँ। गौसिया ने टैक्स घसीटा। मगर मैं आपसे कीमत पर दोस्ती करना चाहता हूँ। अरे ज़बरदस्ती है क्या? अगर कहूँ कि ये रिक्वेस्ट है। ये ले गौसिया, खाना कहाँ लग गई? नशरे की आवाज़ ने इसको चौंका दिया। मेरा मसला उमर ही हल करेगा, कल बात हुई थी मेरी। नशरे ने प्लेट में कबाब और कुछ चिप्स रखकर इसकी तरफ बढ़ाए जो गौसिया ने थाम लिए। मैसेज पर मैसेज आते रहे तो इसने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तो क्या कहा उमर ने? गौसिया ने एक चिप्स अपने मुंह में डालते हुए इस्तफसार किया। कहने लगा कि 2 साल तक मैं किसी से पेपर मैनेज कर लूँ, कोई भरोसेमंद आदमी से। क्या? गौसिया शॉक्ड रह गई। तुम पागल तो नहीं होगी नशरा? और उमर की तो सोच पर ही मातम करने को दिल जा रहा है। मगर गौसिया, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। अब देखो ना, मम्मी डैडी ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया वो लंदन से आ रहा है, और जाहिर बात है वो शादी के बाद मुझे लंदन ले जाएगा। फिर तो मैं किसी भी तरह से उमर से नहीं मिल सकूंगी। थोड़ा फेटे मुँह तेरे थे फिर। गौसिया, मैं और उमर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं नहीं रह सकती उमर के बगैर। नशरा की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। गौसिया ने प्लेट वापस ट्रे में रखी और ट्राली में रखी और नशरा के पास चली। मगर नशरा, ये वो सब तो ठीक है, लेकिन ये काम करना भी तो समझदारी नहीं। इसने अपने दुपट्टे से इसके रुखसार के मोती साफ किए। उमर एक शख्स को जानता है जो हमारा ये काम कर देगा। कौन? उमर का बोस सफियान मलिक। तो क्या सफियान मलिक इस पेपर मैरिज के लिए राजी है? हैरत दर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। नहीं, उमर बात करेगा, इससे ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई। अल्लाह कोई ऐसी सबील पैदा कर दे कि इसकी नौबत ही ना आए। गौसिया ने सदके दिल से दुआ की थी। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मम्मी डैडी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे। नशरा ने अपना भीगा चेहरा साफ किया। गौसिया बीबी, आपको आपके अब्बा लेने आए। मुलाजमा ने आकर इतला दी। अच्छा, मैं आती हूँ। चले नशरा, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तू दुआ कर मेरे लिए। तुझे लगता है कि बात कहने की ज़रूरत है? पागल, अच्छे दोस्त तो हमेशा दुआओं में ही शामिल रहते हैं, और तू तो मेरी दुआओं के साथ साथ मेरे दिल में भी रहती है। अब ज़्यादा, मैं फिर आऊँगी। गौसिया से झुककर इसके रुखसार से अपना रुखसार टच किया, चादर को खुद पर अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल गई। जैदी हाथ में खाने की ट्रे लिया आया था और इसके लिए ब्रोस्ट और बिरयानी ले आया था ताकि खा ले। कल रात भी पता नहीं खाया था कि नहीं। इसने टेबल पर देखा तो वाकई रात के खाने की ट्रे वैसे की वैसे पड़ी थी। ट्रे को शायद हाथ भी नहीं लगाया था। आइसक्रीम ज़ैदी को सन्नाटे और खामोशी का शदीद एहसास हुआ। इसके दिमाग की छठी हिस्स बेदार हो गई थी। आइसक्रीम ने ट्रे वहीं पर कांच की टेबल पर रखी और हर तरफ देखा। वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम वो कहीं नहीं थी। सामने की खिड़की खुली थी। इसके सारे खिंचे असाब ढीले पड़ गए। भज गई परिवश। और शिट, वो तेरी से बाहर की तरफ भागा। भागते भागते पाँव शल हो गए थे। सांसों की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। दिल की धड़कनों का शुमार नहीं था। बस मकसद था किस तरफ ये कि इस इलाके की हदूद से बाहर निकलना। हर तरफ सहरा ही सहरा, रेत ही रेत थी। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियाँ भी थी, मगर वो सिर्फ अंधाधुंध भाग रही थी। इसे कोई होश नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। बस फिक्र थी तो ये कि इसे घर पहुँचना है अपने बाबा के पास। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। अगर देख ले तो यकीनन पत्थर की हो जाएगी। मगर भागते भागते इसकी नज़र सामने पड़ी तो गोया वो खुद इसकी आंखें पथरा गई। जाने कहाँ से कौन सी झाड़ी से एक मोटा सांप इसके सामने आ खड़ा हुआ था। फन फैलाए अपने सुरख सुरख आंखों से इसको इसकी तरफ घूरा था जैसे अभी इसको डस लेगा। खौफसदा तो पहले भी थी, मगर अब ऐसा लग रहा था कि रूह से जिस्म से परवास कर जाएगी। सांप रेत पर रेंगने लगा, भी यकीनन इसके पास आ रहा था। परिवेश की खौफ के मारे चीख निकली, मगर किसी ने पीछे से बड़ी सी लकड़ी से सांप को उठाकर बहुत दूर फेंका। नहायत ही जारहाना अंदाज में इसका बाजू पकड़कर अपने मुकाबिल किया और एक जोरदार चांटा इसके गाल पर रसीद किया कि वो बिलबिला करेगी। इससे पहले कि वह संभलती, आइसक्रीम ज़ैदी ने बुरी तरह इसकी कलाई को पकड़ते इसको खींचने के अंदाज में वापस पीछे की तरफ बढ़ा था। आ गया एक तो जड़े गवा करके सहरावां विच लाई जंदे ना, चवल जी ना होवे ते। परिवेश ने इसकी कलाई पर जोर जोर से मुक्के मारे, मगर आइसक्रीम ज़्यादा मजबूत बंदे को इसके मुक्के क्या असर करने थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद को पुकारती रही, मगर दूर दूर तक कोई होता तो इसकी मदद को आता। आइसक्रीम ज़्यादा इसकी किसी भी चीखो पुकार की तरफ मतवज्जा हुए बगैर नाजुक सी परिवेश को जानवरों की तरह घसीट कर ले जा रहा था। इसको तो ये भी परवाह नहीं थी कि इस कांटे और झाड़ियों से इसके जिस्म और पाँव पर किस कदर खराश आई है, कितनी बुरी तरह से घाल छिल गई रह गई है, और कहीं कहीं से तो खून भी रसना शुरू हो गया। खुदा के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। वो भीख मांग रही थी, मगर आइसक्रीम ज़्यादा पर इंतकाम की आग में बिल्कुल अंधा हो गया था। आखिरकार इसको इसी जगह लाकर दम लिया और वहशियाना तरीके से इसको इसी कमरे में कचरे की तरह फेंका। परिवेश अपनी एक किसी भी तकलीफ की परवाह किए बगैर दोबारा से हिम्मत करके उठी कि आइसक्रीम ज़्यादा ने एक बार फिर इसके रुखसार पर भी 5 उंगलियों के निशान साबित कर दिया और इसको बालों से पकड़कर अपने से करीब तर कर लिया। बस, वो जोर से थाड़ा था। मना किया था ना कि यहाँ से भागना मत, बल्कि कोशिश भी मत करना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ से निकल भी जाओगे? आइसक्रीम ज़्यादा ने परिवेश को बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों से देखा कि बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों में तू तू यहाँ से भागी क्यों? वो गुस्से में था, हद दर्जा गुस्से में था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था इस नाजुक जान पर
जिस पर आज तक किसी ने गुस्से वाली निगाह तक न डाली थी, वो आज किसी के गुस्से, बुरबुरियत, बेपनाह पनाह जाहो जलाल का शिकार हो रही थी। तो कहाँ इसका नाजुक और मासूम चेहरा ये वार सह पाता, कहाँ ये बड़ी बड़ी खौफज़दा आंखें किसी की सुर्ख आंखों से झलकता नफरत बर्दाश्त कर पाती। परिवेश को महसूस हुआ इसका दिल अब बंद होने को, जो रही सही हिम्मत और बर्दाश्त थी वो जा रही है। सोचने समझने की हर सलाहियत मफलूज होती जा रही थी। आंखों का हर मंजर धुंधला होता जा रहा था। हर शय दिमाग में, निगाहों में गर्दिश करती जा रही थी। वो लंबी खमदार पलकों मैदे जैसी आरिस पर झुकते चले जा रहे थे। इसकी सोचों ने हर शय से ताल्लुक तोड़ लिया और स्क्रीन जादी की पनाहों में झूल गई थी। जानवर जिया जाहल न होवे दे। सफ़ियान घर आया तो आतिफ फ़ाखिर ड्राइंग रूम में नहीं थे, जो कि हर टाइम इसी वक्त यहाँ मौजूद हुआ करते थे। इसने किचन में झांका, वहाँ भी नदारत। अनहोनी हो जाने का इतराक शिद्दत से हुआ। इसे याद है कि आज सुबह इसके और सिकंदर मलिक की नाश्ते की टेबल पर अच्छी खासी बहस हुई थी और मौजू गुफ्तगू था इसकी शादी। यकीनन नाराज़ हो गए होंगे, आज तो वैसे भी इसका मूड ख़राब था। आज दोपहर को लंच के बाद इसके ऑफिस वर्कर उमर ने इसका सही मानों में दिमाग ख़राब कर दिया। जिस टॉपिक से इसको शदीद नफरत थी, इसने वही काम किया। दिल तो चाह रहा था कि उसको जॉब से निकाल बाहर करे। इसने ऐसी फजूल बात की तो कैसे की? इस गुस्सा आग उगलने लगा और यहाँ आग मजीद भड़क कर उमर को जलाकर खाकसर कर देती अगर मोइद अली ने मजीद इसको ना संभाला होता। तब से इसका मूड ख़राब हुआ था। आज का तो दिन ही ख़राब है, वो बड़बड़ाया। वो बिगड़े मूड समेत सिकंदर मलिक के कमरे की जानिब बड़ा। दरवाज़ा खोला तो दिन में जैसे तारे नजर आने लगे। अपना बेपना गुस्सा और मूड को भुलाए हुए सिकंदर मलिक के बेड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर सिकंदर मलिक की नब्ज़ पकड़कर इनको चेक कर रहे थे। दाएं बाएं आदिल और फ़ाखिर मुंह लटकाए खड़े आंसू बहा रहे थे। सुफियान डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ दादाजान को? फ़ाखिर हाथ को झटकता हुआ सीधा सुफियान के चौड़े सीने से आ लगा। सैफ़ी भाई देखिए ना, हमारे दादाजान को क्या हो गया? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? ज़रा घबराने की बात नहीं है, अब ये पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर मतलब? सुफियान मलिक ने फ़ाखिर को थाम कर डॉक्टर को देखा। इन्हें कोई गहरी टेंशन हुई है, कोई सदमा या कोई बात दिल को लगी है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए थे। अगर बर वक्त फ़ाखिर मुझे इन्फॉर्म ना करता तो शायद ब्रेन हैमरेज का खतरा होता। डॉक्टर ने अपना फर्स्ट एड बॉक्स बंद किया और अपना स्टेथोस्कोप को गले में निकाल कर हाथ में फोल्ड किया और खड़े हो गए। क्या घर में ऐसी संजीदा बात हुई थी जिससे सिकंदर साहब को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी? जी। सुफियान मलिक गहरी सोच से चौंका था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सुफियान मलिक बहुत शुक्रगुजार था। नो मेंशन प्लीज़, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आपका फैमिली डॉक्टर के अलावा सिकंदर साहब से बहुत अच्छी लैक्स लेके मेरी। वो मुस्कुरा दिए। नहीं नहीं बेटा, आप लोग अपने दादाजान के पास फ़ाखिर जाओ, डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। नहीं नहीं बेटा, आप लोग अपने दादाजान के पास बैठिए, मैं खुद चला जाता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद सुफियान मलिक सिकंदर मलिक के पास आ बैठा और इनका हाथ थाम कर बड़े एहतराम से चूमा। सिकंदर मलिक की आंखें खुल चुकी थी। आप जानते हैं ना, आप हमारी कमज़ोरी है, फिर भी सताने में बड़ा मज़ा आता है। सुफियान मलिक ने कहते साथ इनकी पेशानी पर बूसा दिया। मगर सिकंदर मलिक चुप रहे। एक लफ्ज़ निकला जो सुफियान मलिक नोट कर चुका था। तो आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे? आतिर, सिकंदर मलिक ने अपने सराहने बैठे आतिर को पुकारा। जी दादाजान। अपने सैफ़ी भाई से कहो कि अपने बूढ़े और बीमार दादाजान की ख्वाहिश अगर पूरी नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाएं। आतिर ने शिकायती नज़रों से सुफियान मलिक को देखा। दादाजान आप क्यों नहीं समझते, ये कौम आपको जिसको आप यहाँ लाने की ज़िद लगाए बैठे बेवफा होती है, धोखे के अलावा कुछ नहीं देती। मैं किसी भी बहस मुबासे में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ ये ना में जवाब चाहिए, इसके बाद मैं कभी तुमसे ज़िद नहीं करूँगा। प्लीज़ सैफ़ी भाई मान जाए ना, क्यों दादाजान को सता रहे हैं? हमारी भी एक भाभी के साथ बहन की आरज़ू पूरी हो जाएगी। फ़ाखिर जोश से बोला। हो गया तुम्हारा? सुफियान मलिक ने फ़ाखिर को पूरी तरह घूर के देखा। वो अपना समूह लेकर रह गया। सुफियान मलिक ने सिकंदर मलिक को बगौर देखा, जिन्होंने इसकी तरफ से मुंह फेर रखा था। इसने एक लंबी सांस खारिज की। ओके फ़ाइन, लेकिन मेरी एक शर्त है। हो गया तुम्हारा? सुफियान मलिक ने फ़ाखिर को पूरी तरह घूर के देखा। वो अपना समूह लेकर रह गया। सुफियान मलिक ने सिकंदर मलिक को बगौर देखा, जिन्होंने इसकी तरफ से मुंह फेर रखा था। इसने एक लंबी सांस खारी की। ओके फ़ाइन, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सिकंदर मलिक पुरजोश से हुए। वो खड़े होते कि आते ने इनका कंधा थाम लिया। मैंने क्यों लग रहा है सिकंदर मलिक ने दादे पोते ने रल के ना प्रैंक किया देना, अभी सारा प्लान चौपट हो जाता। देखिए मैं क्या सी ना, सब कुछ सुफियान मलिक को पता चल जाता कि डॉक्टर समेत मिलकर इन तीनों ने ड्रामा किया सिर्फ सुफियान मलिक को शादी के लिए राज़ी करने के लिए। आपको तो पूरा यकीन है ना इस नाकल कौम पर, मगर मुझे 1% भी नहीं है, इसलिए शादी सिर्फ 2 साल लेगी, यानी पेपर मैरिज। ये कैसी बेहुदा शर्त है भला? सिकंदर मलिक को इसकी शर्त नहायत भोंडी लगी। सिर्फ आपकी आंखें खोलनी और कुछ नहीं। अच्छा आपको भी पता चल जाएगा कि नाकुस लकल कौम किसका तो धोखे पास मफाद परस्त खुदगर्ज और मतलबी होती है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार होता है, अपनी खुशी और ख्वाहिशों को अहमियत देती है। सुफियान मलिक के लबो लहजे में एक दर्द, एक ज़ख़म बोल रहा था जो सिकंदर मलिक की ज़ीरक नज़रों से पोशीदा नहीं था। मगर वो सुफियान मलिक की क्या जो सुन ले समझ ले, इसके अंदर जो खला जो महरूमी थी वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। मगर हाँ, इसकी सोच को ज़रूर बदला जा सकता था, और जिसके लिए ज़रूरी था कि सुफियान मलिक की किसी बहुत अच्छी लड़की से शादी कर दी जाए। बोले अगर आप राज़ी हैं तो बताइए, मैं भी हाँ कर देता हूँ। इसे हल्की सी उम्मीद थी कि सिकंदर मलिक हामी नहीं भरेंगे। ओके डन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सिकंदर मलिक ने कुछ सोचकर हाँ कर दी। तो ठीक है, लड़की मैंने देख ली, अब शादी की तैयारी करें। सुफियान मलिक ने तीनों के सर पर बम फोड़ा। व्हाट? लड़की देख ली और साले हमें उल्लू बना रहा है? सिकंदर मलिक शौक और खुशी की मिली जुली कैफियत में उठकर बैठ गए।
सफ़ियान मलिक थोड़ा खफीफ सा होगा। वो मेरा मतलब मैं जानता हूँ लड़की को। यानी भाई आप तो बहुत घुन्ने निकले। आतिफ की ज़ुबान से अचानक ही फिसला ये जुमला। सफ़ियान मलिक ने निकाह तिरछी कर किसको देखा, मगर वो भी एक ठीठ था, पूरी भतीसी निकाल दी। मैं तुम्हें कल बायो बायोलॉजी का टेस्ट देकर गया था, तैयारी कर ली इसकी? लबों से एकदम संजीदा था। जी सफ़ी भाई, वो दरअसल वो सर खुजा के मिनमिनाने लगा। आप लोग कह रहे होंगे इन बायोलॉजी नहीं कहना आया, बायोलॉजी नहीं कहना आया। हालांकि बायो मेरा एफएससी तक फेवरेट तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन मेरा सब्जेक्ट था, मेरा इंटरेस्ट भी था बायो में। बायो पढ़ा ना लेना, बायो नहीं बोलना आ रहा, बियोलॉजी उर्दू में। इस बार तुम दोनों का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। जी सैफ़ी भाई। फ़ाखिर ने आतिर को घूरा कि मत कर ऐसी कोई बात के सफ़ियान मलिक की टांग हमारे टेस्ट पर आकर टूटे। ये बताओ खाना खाया? नहीं। ओ तुम लोग यूँ करो, टेबल पर प्लेटें वगैरह रखो, मैं तब तक बाजार से खाने को कुछ लाता हूँ। हुर्रे दादा जान। दोनों सिकंदर मलिक की शानों से लगे। सच हमारा प्लान कामयाब रहा। भाभी आएगी भाई, भाभी आएगी। दोनों कोर्स में खाते हुए बैठे बैठे नाच रहे थे। अब उठो जल्दी करो, बहुत सी तैयारी करनी है। सिकंदर मलिक की सोचती निगाह जहाँ तक देख रही थी वो फ़ाखिर और आतिक जैसे कमसन लाव वाली लड़के नहीं देख रहे देख सकते थे। दादाजान मैं अपना सारा सामान निकाल लूँगा शादी में, सारा अरमान निकाल लूँगा शादी में। दादाजान अभी मॉल चलें, कितनी तैयारी करनी है, ये शॉपिंग का दिल दादा फ़ाखिर था। हाँ वैसे इदा लग रहा है जिदा फ़ाखिर दी सफ़ियान मलिक दी छोटी भैन नहीं होंगी कि भैनों के अरमान होंगे, भरावां दे किहड़े अरमान होंगे। मैं सारे अरमान कड्डांगा। हाँ ताकि हमारा सारा प्लान धरे का धरा रह जाए। सिकंदर मलिक ने एक जोरदार थप्पड़ इसके कंधे पर लगाया। फ़ाखिर मुंह बसोर कर रह गया। चलो नीचे उतरो, पहले खाना खाते फिर सोचेंगे कल कौन से मॉल से शॉपिंग करनी है। याहू। इस बार फिर दोनों कोर्स में चीखे, मगर इस बार सिकंदर मलिक ने कुछ नहीं कहा क्योंकि इनकी खुशी समझ सकते थे। अचानक खुशी मिली तो बंदा इधर ही है देंदा ही है। मौलाना साहब। ज़ोर से दरवाज़ा बचाता शेर अफगन ज़ोर से चीखा। गोसिया जो वहीं सहन में तख्त पर बैठी नावल पढ़ रही थी, शेर अफगन की आवाज़ पर इसके हाथ से नावल की बुक गिर गई। इसने खौफजदा नज़रों से बेसन के पास खड़े वजू करते मौलाना फ़खरू को देखा। इन्होंने भी शेर अफगन की आवाज़ पर सबसे पहले अपनी इकलौती बेटी को देखा और उसको अंदर जाने का इशारा किया, मगर इसके अंदर जाने से पहले शेर अफगन अंदर आ चुका था और इसकी लोमड़ी से तेज़ नज़रें इस पर पड़ चुकी थी। अरे सोनिया कहाँ चली? शेर अफगन ने तेज़ी से पुकारा और इसके कदम वहीं जम के थे। अरे शेर अफगन तुम यहाँ बैठो, गोसिया तुम जाओ बेटा चाय बनाओ। मौलाना फ़खरू ने उसको मुश्किल से निकाला, पैसे भी वो नहीं चाहते थे कि वहाँ बैठे। अरे नहीं नहीं, मुझे चाय की तलब नहीं, मैं तो अपनी हीर के लिए गर्म गर्म समोसे और जलेबियाँ लाया था। इसने जैसे गोसिया के चेहरे का पोस्टमार्टम किया। गोसिया जितनी शिद्दत से इससे नफरत करती थी, इससे कहीं ज़्यादा इससे डरती भी थी। दिल में इसकी तरफ से खौफ व हरास बैठा हुआ था। 24 घंटों में 1 लाख से ज़ायद इस वक्त को कोसती थी जब वो बराबर के घर में गली के नामवर गुंडे की नज़र इस पर पड़ी, और तब से पूरी तरह से इसके पीछे लग गया। मौलाना फ़खरू मस्जिद के इमाम थे। एक शरीफ और इज़्ज़तदार होने के साथ साथ इनके दिल में अपनी इज़्ज़त और आबरू खो जाने का डर भी था। मगर बेबसी में घिरे वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब इस मनहूस शेर अफगन से जान छूटेगी। गली का हर छोटा बड़ा इसे डरता था। पता नहीं कितनी बार तो वो जेल जा चुका था और इसकी दहशत हर सू फैली हुई थी। शेर अफगन एक शॉपर में डिस्पोजेबल प्लेट भी लाया था। गौसिया को अपनी नज़र से ना तो उठने देना चाहता था और ना ही इसको कोई काम करने देना चाहता था, इसलिए इसने खुद ही सब कुछ निकाल कर टेबल पर लगा दिया। चलो मौलाना साहब शुरू हो जाओ। चल मेरी रानी खा कर बता कैसा है। आज तेरे वास्ते एक बहुत मशहूर दुकान से लाया हूँ सर। शेर अफगन मुझे नमाज से देर हो रही है, सर की नमाज के लिए। अच्छा तो आप ऐसा करो मौलाना साहब कि आप चले जाओ, तब तक मैं और मेरी शहजादी ये समोसे जलेबियाँ खाते हैं। वो उसने सहमी नज़रों से देखा और इशारे से मना किया। मगर शेर अफगन लोग बातें बनाएंगे। मौलाना साहब ने इशारे में कुछ समझाना चाहा। अरे मौलाना साहब लोगों की ऐसी की तैसी, किसी माइकल आल में अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, फिर देखना एक के बाद उसे सांस भी नहीं लेगा। इसने कमीज़ ऊपर उठाई और अपनी शलवार में अरसी गन निकाल ली। गन तो वो गौसिया तो वो गन देखकर ही पूरी जान से कपकपा के रहेगी। इसके हाथ पैर कपकपाने लगे और रंगत सफ़ेद पड़ गई। खुद मौलाना फ़खरू भी घबरा गए। गौसिया की आवाज़ और लरसने पर शेर अफगन ने गन को टेबल पर रखा। अरे तू क्यों डरी है मेरी जान, ये तेरी और मेरी हिफाजत के लिए। शेर अफगन तुम इसको अंदर जेब में ही रखो। मौलाना फ़खरू का अंदाज़ा था कि गौसिया की क्या हालत हो रही होगी। अच्छा बाबा ये लो। और फिर शेर अफगन ने गन को वापस शलवार में अड़स लिया। अच्छा ये बताओ मौलाना साहब तुम नमाज़ पढ़ कर आ रहे हो? मौलाना फ़खरू ने वॉल क्लॉक को देखा। टाइम तो पूरा हो गया था, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत भी ज़रूरी थी। तुम्हें अगर कोई काम है तो बोलो, मेरे पास अभी टाइम है। मौलाना फ़खरू गौसिया के पास बैठ गए। हाँ तो मुझे ये कहना था कि मैं गौसिया से इसी हफ्ते शादी करना चाहता हूँ। कब तक मेरी अमानत अपने पास रखोगे? जल्दी से मुझे सौंपो और तुम जाओ हज करने। शेर अफगन बात तो ऐसे धड़ल्ले से करता था जैसे अपनी नहीं किसी और की शादी की बात करा, और इस कदर जहर लग रहा था कि अगर मौलाना फ़खरू के पास ये गन होती तो 6 की 6 गोलियाँ इसके सीने में उतार कर ज़मीन दफन कर दें। इन्होंने बड़ी शिद्दत से दुआ की अपने रब से कि कोई सबील बना मेरे मौला इस गुंडे मवाली से गौसिया को बचाने की, और शायद कबूलियत की घड़ी बहुत करीब थी। हैंड्स अप। 3-4 पुलिस वाले बड़े धड़ल्ले से अंदर घुसे और सबने पिस्टल हाथ में थामे शेर अफगन के गिर्द घेरा डाल लिया। वो अचानक ताज से घबरा कर खड़ा होकर पुलिस वालों को घूरने लगा।
ये क्या बदतमीज़ी है, तुम लोगों को पता है कि आज मैं अपनी शादी की बात करने आया था? शादी और तू? एक पुलिस वाले ने तंजिया मुस्कुराते हुए इसका मजाक उड़ाया। चल तेरी शादी हम करवाते जेल में अच्छी तरह। फिर इसको घसीटते हुए बाहर ले गए। शुक्र मेरे मौला। मौलाना फ़खरू ने दबाइए हाथ आसमान की तरफ उठाया। अब्बा, वो रोती भी इसके सीने से लग गई। शुक्र करो मेरी बेटी, अभी तो बला टल गई। दुआ करो इस शैतान से हमेशा के लिए जान छूट जाए। जाओ नमाज असर अदा करो, मैं भी मस्जिद चलता हूँ। गौसे ने नमाज़ पढ़ ली। शाम के लिए आलू की सब्ज़ी और चावल भी तैयार कर लिए। यारो समोसे तो जलेबियाँ उत्थे पईयां रह गई। चल जलेबियाँ तो चल मिठा हो सकता, तेन भी मेरे वगर ना पसंद हो, लेकिन कम से कम समोसे तो खा लो ना। नहीं खाना तो मैंने जो कि छापर पड़ा दे, नहीं माड़ा जा खा ला। अब रिस्क को तो ना नहीं ना करते, भावें गुंडा मवाली लिया, लेकिन उन्होंने तेन दसिया सी कि मैं शहर की मशहूर दुकान तो लैके आया, तो बंदे टेस्ट तो करना चाहिए। और अब अपना नावल मुकम्मल करने बैठी थी। शेर अफकन की वजह से मुकम्मल नहीं पढ़ पाई थी, बस पढ़ना शुरू ही किया था कि इसका फ़ोन बजने लगा। इसने नावल साइड पर रखा, फ़ोन उठाकर देखा तो मैसेज आया हुआ था। हाय, वैसे जो बंदा नावल के खुबे होवे तो बार बार कोई उठावे या कोई फोन आवे तो मेरा तो दिल करता कि मेरा खून खोल उठता है। हाय कैसी हैं? मोहित अली का मैसेज था। आप क्या करेंगे जानकर? इसने फ़ौरन जवाब दिया। दोस्तों की खैर खबर रखनी चाहिए। आपको ये गलत फहमी क्यों कर होगी कि हम दोस्त हैं? गौसे के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। तो क्या दोस्त नहीं है? आप मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं? गौसे ने सोचते हुए कहा। तो पुत्र तो ब्लॉक कर दे, तू जरा पीछा छुड़वाने हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं तो फिर? मगर गौसे ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये फिर सिलसिला जो निकला तो निकलता चला गया। मोहित अली के कोई 10 मैसेज आते तो गौसे बमुश्किल एक जवाब देती। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो? तुम्हारी चंद बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, ये तुम्हें कोई दुख है। अरे आप नजूमी भी हैं? गौसे ने मजाकन कहा। बात को टालो मत, सच बताओ, क्या जो मैंने कहा वो सब सच है? पता नहीं। गौसे की सियान से उदासी छलकने लगी। वो जाने अनजाने में मोहित अली को घंटों सोचने लगी। पता नहीं क्यों, शायद वो इसको जानने लगा था, समझने लगा था। और जो मोहित अली की सबसे अच्छी बात लगी वो थी कि मोहित अली ने अब तक कोई गैर इखलाकी कोई तस्वीर वगैरह नहीं भेजी थी, जिससे इसकी अच्छी साफ सुथरी सोच का अंदाज़ा हुआ था। है तो तेरे से ना महरम ही है ना, मौलवी दी कुड़ी है। मगर कभी कभी वो सोचती कि ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर मौलाना फ़खरू को पता चल जाए क्या तो क्या होगा? और सबसे बढ़कर शेर अफकन जो ज़ोर ज़बरदस्ती से शायरी से शादी कर लेगा। तो फिर ना कर, जो पता ही है तो गलत है। तो फिर गांधी जी ज़रूर डिगना बीबी। अच्छा मत बताएं, जब मुकम्मल तौर पर मुझ पर भरोसा करने लगे तो कुछ भी शेयर कर लेना, ओके? और फिर दोनों ही ऑफलाइन हो गए थे। आइसक्रीम ज़ादी को थोड़ी सी फिक्र हुई। दिल में एहसास था कि कहीं वो अनजाने में परिवेश के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नाला ने इसकी में कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। मगर जब जुनेद शाह का थप्पड़ कानों में गूंजता तो आंखों में मिर्चें भरने लगती, खून में शरारे दौड़ने लगते, सांस में खोलते अंगारे दहकने लगते। और वो फिर दिल शिद्दत से चाहता कि परिवेश से मेरे जुनेद शाह को भी ज़मीन में ज़िंदा उतार दे। जुनेद शाह ने चंड मारी से तो जुनेद शाह ने चौकदा ना उन्होंने मारदा फड़ के। ये बड़ी मर्दानगी तुम्हारी कि कुड़ी चक के लाए। इसने टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकलने लगा। इसकी सोचों का महवर परिवेश ही थी जिसको बड़ी बेदर्दी और बेहिसी से हुई रात को छोड़ा था। ये भी नहीं सोचा कि ना परवाह की कि वो बेहोश है। इसको तो बस अपना बदला, अपना इंतकाम चाहिए था। कहीं जा रहे हो? चाय की गरम गरम सिप लेता मोहित अली ने आइसक्रीम जैदी को देखा, जो शायद बहुत जल्दी में था। हाँ, एक ज़रूरी मीटिंग है। रूखा फीका सा अंदाज से जिसको मोहित अली ने बगौर देखा। नाश्ता तो करते जाओ। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आज संडे, आज ऑफिस ऑफ नहीं होता तुम्हारा? मोहित अली ने नहायत जांचती नज़रों से देखा। ज़रूरी नहीं कि ऑफिस मीटिंग ही हो। आइसक्रीम जैदी ने नागवार नज़रों से मोहित अली को देखा। तुम कल भी देर से आए थे। मोहित अली ने आइसक्रीम जैदी से बातों और नागवार नज़रों का बुरा मनाए बगैर फिर से सवाल था। तो अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगे हो? आइसक्रीम जैदी ने पूरी तरह रुख इसकी जानिब किया। नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा। मोहित अली कंधे झुकाते हुए कप वापस टेबल पर रख दिया। मगर ये भी सच है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरी मानो। आइसक्रीम जैदी 2 कदम आगे बढ़। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइसक्रीम जैदी ने संजीदगी से कहा। अभी सुबह 8 बजे यूके से जरीना खाला का फ़ोन आया था। वो तुमसे बात करना चाह रही है। तुम इनकी कॉल क्यों नहीं पिक करे? अच्छा, इन्फॉर्म करने का शुक्रिया, मैं मॉम से बात कर लूँगा। अब अगर तुम्हारे सवालात बल्कि तफ्तीशी सवालात ख़त्म हो गए तो क्या मैं जा सकता हूँ? तंज में डूबा लबो लहजा था। मोहित अली ने कुछ नहीं कहा था। वो जानता था कि आइसक्रीम जैदी की तबीयत ऐसी है। बचपन से इसका मजाज ज़िद्दी रहा। जुनेद शाह की जॉब भी वो ज़िद में कर रहा था, जबकि वो जिस कदर ज़हीन और काबिल है वो खुद भी जानता है। मगर इसकी ज़िद और शौक़ के आगे कोई नहीं बोल सकता। खुद मोहित अली ने भी बहुत समझाना चाहा मगर बेसूद, क्योंकि आइसक्रीम जैदी जब कुछ एक बार ठान ले तो किसी में हिम्मत नहीं कि कोई एक इंच भी आइसक्रीम जैदी के फैसले से इसको हिला दे। आइसक्रीम जैदी और मोहित अली आपस में खालाजाद थे। दोनों हम उम्र थे। आइसक्रीम जैदी बचपन से हसास के साथ साथ ज़िद्दी भी था। इसकी तबीयत ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की थी। जितना वो ज़हीन और काबिल था, इससे ज़्यादा आदम बेजार टाइप का इंसान था। लोगों से मिलने जुलने का कभी कोई शौक़ नहीं था, बस अपने काम से काम रखने से मतलब था। चाहता तो यूके रहकर अपनी काबिलियत को मज़ीद आगे बढ़ा सकता था। मगर जाने के दिल में समाई कि यहीं पाकिस्तान में रहना, जॉब करना है। लेकिन मोहित अली ने ऑफ़र भी की मगर साफ बेधड़क जवाब दे दिया। मोहित अली को आइसक्रीम जैदी बहुत अजीज़ था। कज़न से बढ़कर वो इसको सगा भाई समझता था। वह जिस दिन घर में एक दिन अकेले होता तो कुक से कहकर सारे इसी के पसंद के खाने बनवाता। इसको मीठा बहुत पसंद था, खासकर 3 से 4 डिशेस मीठे की बनवाता। हाँ अल्लाह, मुझे नहीं पसंद मीठा। मुझसे खाया नहीं जाता मीठा।
आइसक्रीम ज़्यादा बगैर कुछ बोले पेट भर के खाता था। शाज़ नादरी मौके आते जब वो दोनों एक साथ बैठते, वरना आइसक्रीम ज़्यादा ऑफिस से लेकर आकर अपने बेडरूम में कैद जाता। कभी कभार मोहित अली काफ़ी बनाकर इसके बेडरूम में चला जाता, वो कुछ बोल देता तो बहुत मुख्तसर से जवाब हासिल होता, वरना ज़्यादातर चुप ही रहता था। बूढ़ी तो नाल भी चुप ही रहेगा। मगर मोहित अली को इससे भी सुकून था कि चलो कोई इसके साथ बैठ के कॉफ़ी या खाना तो खा लेता। मगर इसको बहुत बड़ी फिक्र ये भी लाहिक थी कि जुनैद शाह ने बेधड़क इस पर हाथ तो छोड़ दिया, तो अभी तक आइसक्रीम ज़्यादा खामोश क्यों है? तो लगता कि तेरा गंदा अंडा कज़न खामोश होएगा। अपने दिल की भड़ास क्यों नहीं निकाली? सबसे बढ़कर ये जॉब क्यों नहीं छोड़ी? क्यों रिज़ाइन लेटर जुनैद शाह के मुंह पर नहीं मारा? समंदर के अंदर ठहरा हुआ तूफान से उबलता तो अपने साथ बहुत सी तबाहियाँ बर्बादियाँ लाता है। आइसक्रीम ज़्यादा की खामोशी क्या तबाही लाएगी, किसको बर्बाद करेगी, जलाकर खाकस्तर करेगी? मोहित अली के ज़हन में ऐसी बहुत सी सोचें उलझने लगी थी। लग जगह तनवी आस्ता आस्ता पता। आइसक्रीम ज़ैदी को 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद इसी सुनाटर खामोशी की जगह पहुंचा जहाँ इसने जुनैद शाह की बेटी परिवश को यरगमाल बना के रखा हुआ था। आज बोते लफ्ज़ नहीं मेरे दंता फासते पे। चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। 2 कमरे में मुश्तमिल इस छोटे से घर में जिस खामोशी और अंधेरे का रास्ता, पल भर को इस अंधेरे और कब्र से ज़्यादा गहरी खामोशी को आइसक्रीम ज़ैदी ने अपने अंदर उतरता महसूस किया, मगर फिर बहुत जल्दी सर झटकता और अपने एहसासात और महसूसात को झुठलाता आगे बढ़ा था। ड्राइविंग के दौरान इसने परिवेश के लिए खाने को कुछ ले लिया था, खाने का शॉपर लिया, इसी कमरे में दाखिल हुआ जहाँ परिवेश को कैद करके गया था। इस वक्त घड़ी 11 बजे का टाइम बता रही थी। सूरज पूरी आबोताब से आसमान पर जलवागर अपनी तेज़ झुलसती तपश पे खेल रहा था और इस तेज़ रोशनी को इस दबेज और भारी पर्दे हटाकर अंदर आने का रास्ता दिया। तेज़ रोशनी कमरे की गंभीर कुप अंधेरे को चीरती हर शय पर पड़ने लगी। शॉपर को इसने टेबल पर रखा और नजरें इस जानिब दौड़ाई जहाँ परिवेश घुटनों में सर्दी कपकपा रही थी। आइसक्रीम ज़ैदी ने बगौर देखा तो इसका बदन हौले हौले लरस रहा था, जिसका मतलब था वो रो रही है। इसको भी पता था कि इसके मुकाबले एक बेहिस और पत्थर इंसान खड़ा है, शायद इसलिए खुद ही होश में आ गई थी। आइसक्रीम ज़ैदी तंसिया मुस्कुराहट बखेरता आगे बढ़ा और इसको बाजू से थाम कर खड़ा किया। जाओ, जाकर पहले अपना मुंह धो फिर खाना खाओ। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती इसने आइसक्रीम ज़ैदी पर अपना दूसरा हाथ धर दिया। आइसक्रीम ज़ैदी ने पलट कर इसको देखा। मुझे जाने दे प्लीज़, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। इन बड़ी बड़ी आंखों में समाने भर का खौफ था, डर था, मैदे जैसी रंगत पर जा बजा सुर्ख उंगलियों के निशान चस्पा थे। आइसक्रीम ज़ैदी ने कितने गौर से ये चेहरा देखा जिसने कभी किसी लड़की को नज़र उठा के ना देखा था। जाने कैसी नज़र इस खौफज़दा चेहरे पर ठहर सी गई। इस दिल को क्या हो गया? ये तो पत्थर था ना, तो इसने में जौंक कैसे लगी? ये धड़कने क्यों लगा? बदले और इंतकाम पर वो पर्दा से क्यों करने लगा था? भड़कती दहकती आग क्यों कम होने लगी थी? आखिर क्यों? वो क्या अजीब सा महसूस करने लगा जो वो खुद नहीं जान पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। आखिर क्या है? कुछ तो होने लगा है। हाय आइसक्रीम ज़ैदी तो भी गया। RIP, रेस्ट इन पीस। और इससे पहले वो किसी नतीजे पर पहुंचता, परिवेश ने पास पड़ी मोटी सी लकड़ी इसके सर पर दे मारी। ज़रब इस कदर ज़ोरदार थी कि वहाँ से खून का फवारा उबल पड़ा। परिवेश ने मौके से फ़ायदा उठा एक झटके से अपना हाथ छुड़ा दी, दरवाजे की सिमत भागी, मगर इसकी तेज़ी दिखाने से पहले आइसक्रीम ज़ैदी की सारी हिस्सियात अलर्ट हो गई थी। इसने अपने बहते खून की परवाह किए बगैर एक ही जस्ट में हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामी और एक ज़ोरदार चांटा इसके चेहरे पर मारकर ज़मीन पर धक्का दिया। वो ये बार सहना सकी और नीचे फर्श पर बुरी तरह गिरी थी। आह! इसकी कमर और शाने पर बुरी तरह लगी थी कि वह दर्द से बिलबिला के रह गई। परिवेश अपनी जगह ते रह हटा। हुण आइसक्रीम ज़ैदी नूं घरों चक के ले आया ते हुण ओनू जुत्तियां दे हाथ ते पान तो रही। आइसक्रीम ज़ैदी बेपनाह गुस्से में आगे बढ़ा। परिवेश ने इसकी अपनी जानिब पड़ते देखा तो तेरी से पीछे की जानिब खिसकी, मगर आइसक्रीम ज़ैदी के हाथ में इसका पाँव आ चुका था। जो पकड़ कर खींचा तो सर फर्श पर लगा, वह घसीटती हुई इसके पैरों में जा लगी। जानवर आ तू, हौसला कर ला, की हो गया? परिवेश रोती हुई अपना दुपट्टा लेने आगे बढ़ी कि इसने एक बार फिर इसको बुरी तरह झटक दिया और इसका दुपट्टा फाड़कर इसके 2 टुकड़े किए। इस एक से इसके 2 अपना पाँव और दूसरे से इसके हाथ बांध दिए और फिर इसको उठाकर बेड पर पटकने के अंदाज में फेंका। वो बेचारी पूरी जान लगा रही थी, चीख रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, पिलक पिलक कर फरियाद कर रही थी। चुप, एकदम चुप। इसकी शेर जैसी चिंगाट पर परिवेश जैसी नाजुक जान सहम कर रह गई। इसकी सांसें थम गई थी और दिल की धड़कनें रुक गई थी। हिरनी की तरह खौफजदा नजरों से इसको देखने लगी। किसी बेबस नन्ही सी चिड़िया की तरह सहमने लगी थी वो। अगर एक लफ्ज़ भी मजीद बोला या ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा। अंगश्ते शहादत उठाकर वार्न किया। आंखों से शोले निकल रहे थे जैसे वो भी इसको जलाकर खाकस्तर कर देंगे। कमरे में खामोशी का रास्ता वो खौफजदा नजरों से आइसक्रीम ज़ैदी को देख रही थी जो अपना बहता खून साफ कर रहा था। शायद गहरी लगी थी कि खून बंद होकर नहीं दे रहा था। वो इसका वो सुरख खून देख देख कर इसको अपनी मौत नजर आ रही थी। शायद वो इसको आज ही ख़त्म कर दे, इसको जान से मार दे। ऐसी सोच इसका खून खुश कर रही थी। इसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाने लगी। इसकी सांस थम थम कर चलने लगी क्योंकि आइसक्रीम ज़ैदी ने अपना खून साफ कर लिया था और अब इसकी तरफ आ रहा था। परिवेश धीरे धीरे पीछे को खिसकने लगी। इसको अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज्जत और आबरू, अपनी नस्वानियत की फिक्र लाक हो गई थी
क्योंकि इंतकाम और बदले की आग में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ना करे। अस्क्रीम ज़ैदी इसकी सोचों से बेखबर बेड पर बैठ चुका था। देखिए, आप मुझे जान से मार दें, मेरा गला दबा दें, मगर प्लीज़ आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता मेरी इज़्ज़त और आबरू पर हाथ मत डालना, मेरे साथ कोई ज़्यादती ना करना। व्हाट? अस्क्रीम ज़ैदी पहले तो कुछ समझा ही नहीं, मगर जब समझा तो इसके सबा साफ झंझना गए। गुस्से की एक तेज़ लहर इसके अंदर उठी। ऐसा उल्टा हाथ मुंह पर मारूंगा और पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा। नॉनसेंस। परिवश की बड़ी बड़ी आंखों में वो समंदर ठहरा हुआ था जिसे वह स्क्रीम के डर से बाहर आने का रास्ता नहीं दे रही थी। इसने एक तेज़ नज़र इस पर डाली और खाने की शॉप पर उठा ली। अब कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, इसने इसके हाथ खोलते हुए कहा, वरना इससे ज़्यादा बुरी तरह पेश आऊँगा। चुपचाप खाना खाओ। परिवश की अब वैसे सारी हिम्मत सलब हो चुकी थी और सोचने समझने की सब सलाहियतें मफलूज हो चुकी थी। याद था तो बस इतना कि इसको शदीद भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसका रोम रोम काँप रहा था। हाय, मोइदली अपनी ऑफिस की कोई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा था जब इसके मोबाइल की टोन बजी। इसने अपना सर उठाकर मोबाइल की तरफ देखा जहाँ गौसिया अवान का मैसेज आया हुआ था। इसने अपनी फ़ाइल बंद करके इसकी तरफ एक तरफ रखी। हेलो, कैसी हो? फ़ाइन, और आप कहाँ हैं? तुम्हारे दिल में। मोहित के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या हुआ? गलत कह दिया क्या कुछ? पता नहीं, तो पता करो ना। तुम जानती हो कल सैटरडे था, सैटरडे नाइट। हाँ तो? ना समझी का सा अंदाज़ा तो ये कि मैं सारी रात जागता रहा और तुम्हें मिस करता रहा। बुरी बात है ये तो। गौसिया मुस्कुरा दी। क्यों, इसमें बुरी बात क्या है? जवाब हाजिर था। अगर जागते रहते तो एक काम करते। वो क्या? जाए नमाज बिछाते और 100 रकत नमाज नफल की नीयत बांध लेते। शरारत से बोलते इसकी खुद की भी हंसी निकल गई। और कोई हुक्म? ऐसे सादगी से पूछा कि वो समझ ना सकी। नहीं नहीं, बस एक यही काम कर लेते काफ़ी था। एक बात कहूँ? जी कहिए। स्क्रीन पर फरफर अब इसकी उंगलियां चलने लगी। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपनी तस्वीर भेजो। नई फरमाइश पर गौसिया खामोश होकर रह गया। मोहित इसकी खामोशी को समझ सकता था, पढ़ सकता था। वो क्या सोच रही है वो जान गया था। गौसिया, का तुम मुझे सुन रही हो? जी कहिए। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मोहित के दिल से ही लड़की पसंद आई थी, बिना देखे दिल में इसको चाहने लगा था और इस नए एहसास को इससे भी शेयर करना चाहता था। गौसिया का कोई जवाब नहीं है, मगर वो इसको किसी मुश्किल में भी नहीं डालना चाह रहा था। ऑल राइट, तुम टेंशन मत लो, बाद में जब तुम्हारा दिल मुतमिन हो जाएगा तो हम इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। एनीवे, ये लो, तुम मुझे देखो। और फिर मोहित ने अपनी तस्वीर इसको पोस्ट कर दी। चलो जी। गौसिया ने इसकी तस्वीर देखी। बिलोरी आंखें, गंदमी रंगत और दिलकश मुस्कुराहट समेत वो इसकी मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहा था। कैसा लगा मैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसे। इसने दिल ही दिल में खुद से कहा, मगर इसे टेक्स्ट नहीं किया। गौसिया? गौसिया क्यों लगा जैसे वो इसके सामने आ बैठा हो। इसने जल्दी से मोबाइल ऑफ किया और साइड में रख दिया। अपने धक धक करते दिल को संभाले वो खड़ी होगी। होंठों पर शर्मिंदी सी मुस्कुराहट ने अपना घर बना लिया तो इस सियाह नैन में मोइदली की तस्वीर कैद होकर रह गई। मगर ये खूबसूरत लम्हात, ये हसीन अनोखे जज्बात, ये सरूर दम तोड़ता महसूस हुआ जब पूरी ताकत से एक और चेहरा इन सब पर छा गया। और वो चेहरा था शेर अफगन का, जो एक हकीकत तो एक कड़वा सच है। अभी तो वो नहीं है, मगर कब तक वो जेल में रहेगा। और इसका हुक्म था कि जब से वो जेल से बाहर है सबसे पहले बारात लेकर यहाँ आएगा। एक नई फिक्र, नई सोचों के दरवाजे इस पर खोल गए थे। शेर अफगन को मना नहीं किया जा सकता था, कुछ भी हो, चाहे वो मौलाना फ़खरू को मार दे, मगर वो गौसे से हर हाल में शादी करके रहेगा। मलक सफ़ियान की शादी, हाँ, मलक सफ़ियान की शादी नशा से हो गई थी। किसी की खुशी तो किसी की मजबूरी के साथ वो मलिक विला में दुल्हन बनकर आ गई थी। नशा और सफ़ियान मलिक और उमर की क्या डील थी? ये 2 साल की पेपर मैरिज थी। इसके बारे में सिर्फ यही तीनों जानते थे, यहाँ तक कि सफ़ियान मलिक ने अपने बेस्ट फ्रेंड मोइद अली को भी इस बात से बेखबर ही रखा। यार 2 साल की तो बात है, मैंने जो किया बहुत सोच समझ के किया। सफ़ियान सर की नेचर को जानते हुए ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। फ़ोन के इस बार उमर नशा को तसल्ली दे रहा था। जो भी है, मगर मैं इस वक्त अंगारों पर बैठी हूँ। ये रात, ये खूबसूरत लम्हात, ये हसीन पल मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हवाले से सोचा है। मेरे हाथों की मेहंदी, ये खूब रूप स्वरूप सिर्फ तुम्हारे नाम के मोहताज है। मैं कैसे इसमें किसी को शामिल कर लूँ? नशा की झील जैसी ग्रीन आंखों में नमी सी भरने लगी। लबो लहजे में उदासी और मायूसी का वाज़ेह आंसर नुमाया था। मैं जानता हूँ नशा, मगर मेरी खातिर एक कड़वा घूंट तुम्हें पीना ही होगा। तुम्हारी खातिर ही तो मैंने एक कड़वा जहर हलक में उंडेला इस शादी के लिए हाँ कही है। बस तो फिर कुछ टाइम मेरा वेट करो और मैं तुम्हारा वेट करूँगी। वो और भी कुछ सोचने वाली थी कि पीछे से किसी ने नहायत ही जारहाना अंदाज में दरवाज़ा बंद किया कि वो 2 फुट उछल कर रहेगी। इसने पीछे पलट कर देखा तो सफ़ियान मलिक था। नशा ने फ़ोन ऑफ किया और चेंज करने के लिए वार्डरोब की सिमत बढ़ी, जहाँ किसी रिश्तेदार खातून ने इसके कपड़े रख दिए थे। बात सुनो। वो इससे पहले कपड़े लेकर वॉशरूम में जाती सफ़ियान मलिक के पुकारने पर पलटी। अनशरा को इसका पुकारने का अंदाज खास पसंद नहीं आया। दिल तो चाह टोक दे, मगर चुप रही। अपने ये सारा सामान उठाओ यहाँ से, मुझे सख्त नफरत है इन चीज़ों से। नशरा ने जहाज़ी सा इस बेड पर देखा, जहाँ इसके बालों के मोतिये के गजरे, हाथों के फूलों के कंगन और साथ कुछ कांच की एक दो चूड़ियाँ भी टूटी पड़ी थी। इसे याद आया कि उमर ने सफ़ियान मलिक के बारे में बताया कि इस औरतों से शदीद नफरत है, इसलिए वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ी और बेड पर से वो सारे फूलों के गजरे वगैरह उठाए थे और सबके सब वहीं बेदर्दी से साइड पर टेबल पर फेंक दी, क्योंकि जितनी नफरत इस इन गजरों और फूलों से थी, अनशरा को इस वक्त इससे कम नफरत नहीं हो रही थी। हाँ, अगर उमर के नाम के होते तो वो ज़रूर संभाल के रखती। दूर फिटे मुँह फिर तेरे ते भी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, दूर फिटे हाल।
वो कपड़े लेकर पहले ड्रेसिंग रूम में जा चुका था। नशा पर एक निगाह गलत डालना भी गवारा नहीं किया। शायद इसे डर था कि कोई छूत की बीमारी जिसे देखते लग जाएगी। सफियान मलिक के बाहर आते पहले ही नशा का इसकी जहाजी साइज बेड संभाल चुकी थी। सफियान मलिक ने नागवार नजरों से नशा को देखा और टावल की एक तरफ उछालता आगे बढ़ा। मोहतरमा, ये मेरा बेड है। हाँ तो ये कि तुम यहाँ से उठो और वहाँ सोफे पर चेकर सो। इसका लठमार अंदाज सफियान को बहुत खला था। सॉरी, मैं बेड के बगैर नहीं सो सकती, मुझे इसके बगैर नींद नहीं आएगी। आप यूँ करें, बेड पर सोने के बजाय आप खुद सोफे पर सोने की आदत डालें। नशा चिढ़ गई थी। व्हाट? सफियान मलिक तो सुलग कर रह गई इसके इतने शानदार जवाब पर, बल्कि कहना चाहिए इसकी ढटाई पर। तो होर कि ओदे घर आके तो नहीं बैठे तो बेदखल करने पे। तो महारानी साहिबा गरीब उम्र से कैसे दिल लगा कर बैठी हो? मेरा तो ख्याल है जिस आसाइश की आप आती हैं वो सब तो वहाँ मुहैया नहीं है। सफियान मलिक ने भिगोकर तंज का तीर मारा। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सफियान मलिक की तरफ से आए ताने ने नशा को गुस्सा दिला दिया। फिलहाल मैं किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, शदीद नींद, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सफियान मलिक आगे बढ़ा और इस पर से ब्लैंकेट खींचकर साइड पर फेंका और इस नाजुक अंदाम वजूद को अपने मजबूत बाजों में भरे सोफे पर ले जाकर पटक दिया। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? वो जले पैर की बिल्ली की तरह गुर्राने लगी। गुस्सा इससे इसका रमा रमा कांप उठा था। क्योंकि तुम्हें हाथ लगाने का मुझे परमिट हासिल है। नो, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कतई नहीं दूंगी, याद रखना, मुझे गवारा नहीं। इशारे कर आई में बहुत कुछ से समझा कि सफियान मलिक पर यह ज़रब तीर बनकर चुपी थी। वो वापस पलट खूबसूरत करीन कांच में अपनी सुरमैया की निगाहें काट दी। नफ़रत है मुझे तुम जैसी औरतों से, शदीद नफ़रत, जो अपने माँ बाप की इज्जत पर धब्बा लगाती हैं। मतलब क्या आपका इस बात से? और आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। ये शादी सिर्फ पेपर मैरिज है, वो भी 2 साल के लिए। जब उम्र आ जाएगा तो मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी। और मुझे इस बेडरूम को भी आपके साथ शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको आपका रूम बेडरूम और ये बेड मुबारक को मैं कहीं भी जाकर सो जाऊँगी। इसी जहाँ सफियान मलिक की औरतों से नफरत का सोचकर सुकून मिला, दूसरी जगह वो इस पर इस तरह की ज़रबे लगा कि ये सब नशरा की बर्दाश्त से बाहर था। नशरा जाने लगी कि सफियान मलिक ने इसका नाजुक बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि वो अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सकी और सीधा इसके जोड़े सीने से लगी। ये क्या बेहूदगी है? नशरा बुलबुला के रह गई। तुम्हारे इन हथकंडों से उम्र ही इंप्रेस होता होगा, मुझ पर इनका कोई असर नहीं। ये कहकर सफियान मलिक ने दोबारा इसको किसी रबड़ की गुड़िया की तरह सोफे पर पटक दिया। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? नशे की समझ में नहीं आ रहा था वो इसको उम्र के नाम के ताने क्यों दे रहा है। इसका पूरा खून गुस्से की वजह से चेहरे पर दौड़ने लगा। बंदा इधर देखकर तूती ना करे। कहा ना, फिलहाल मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, मुझे शदीद नींद आ रही है। सफियान मलिक एक तेज़ नज़र इसके वजूद पर डालता बेड की तरफ बढ़ गया। जाहिल गव्वार। वो दिल में से गालियों से नवाजती सोफे पर ही लेट गई। समंदर की शरीदा आवारा लहरें जब किनारों से टकराती हैं तो कुछ अनकही कुछ अनसुनी सरगोशियाँ करती हैं। इन्हें बगौर सुनो। वो कहती हैं, मुझे तुमसे प्यार है, हाँ मुझे बस तुम्हारा इंतज़ार है जाना। गौसिया इन खूबसूरत लफ्ज़ों को पढ़ रही थी जो मोहित ने इसको फ़ोन पर भेजे थे। वो जानती थी कि इन खूबसूरत लफ्ज़ों का क्या मतलब है, मुकाबिल क्या कहना चाहता है, और शायद कुछ जानना भी चाहता है। मगर गौसिया अमान जानती कि अगर इसने इन लफ्ज़ों को कोई अंजाम दिया तो नुकसान सिर्फ इसका ही नहीं, इसके चाहने वाले बेहद अजीज़ बाप का भी है। पसंद आई नज़म? मोहित अली का मैसेज आ गया था। गौसिया बस खामोशी से चमकती स्क्रीन पर चमकते लफ्ज़ों को देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले, क्या जवाब दे। मोहित अली अपनी पसंदीदगी जाहिर कर चुका था, अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं आया तो मोहित अली का मैसेज फिर है। गौसिया जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो बहुत उदास और गमगीन हो गई थी। क्या इस पर खुशियों का कोई हक़ नहीं? इसके नसीब में गुंडा मवालिक कातिल ही है जिससे एक ज़माना डरता है, खौफ खाता है। इस मोहल्ले का हर फर्द इसकी मौजूदगी से खौफ व हिरास का शिकार रहता है। और जब से मोहल्ले वालों को ये पता चला कि इस गुंडे शेरफ ने मौलाना फ़खरू की बेटी गौसे से शादी का फैसला कर लिया तो सब अपनी अपनी बेटियों की जानिब से पुरसकून व मुतमिन हो गए। वो अपनी लामतनाही सोचों में जाने और कितनी देर मुनहमिक रहे थे कि इसका फ़ोन बजने लगा। गौसे ने हैरान होकर फ़ोन की स्क्रीन देखी। आज से पहले तो मोहित अली ने फ़ोन नहीं किया था। आज मोहित अली ने दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ोन कर ही लिया। वो इससे बात करना चाहता था, अपनी मोहब्बत और चाहत का यकीन दिलाना चाहता था, समझाना चाहता था कि वो इससे फ्लर्ट नहीं कर रहा, इससे फ़ोन पर कोई टाइम पास नहीं कर रहा, बल्कि अपने दिल में इसके लिए सच्चे जज्बात रखता है। वो इसको पल पल अपने आसपास महसूस करता है। गौसिया, फ़ोन रिसीव करो। फ़ोन न रिसीव करने पर मोहित अली ने फिर से मैसेज किया। मोहित, ये सही नहीं है। गौसिया ने जवाब दिया। क्या सही नहीं है? मेरा फ़ोन करना या मेरा तुमसे इजहार मोहब्बत करना? मोहित अली ने तेरी से टेक्स्ट भेजा। दोनों। पर क्यों? क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपकी तरह किसी हाई फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। मोहब्बत हाई फैमिली मिडिल फैमिली कुछ नहीं देखती। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत मांगती है। और तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि इन 2 महीनों में तुम मेरे लिए क्या हो गई हो। मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मगर फिर भी सिर्फ तुम ही मेरे दिल में रहती हो, मेरी सांसों में महकती हो, मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कती हो। आती जाती मेरी हर सांस तुम्हारी माला जपती है। मैंने सच्चे दिल से अपने दिल की बात कही थी, मगर तुमने तो ये बात कहकर मुझे मेरी मोहब्बत के सामने शर्मिंदा कर दिया। मेरी मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोल कर मुझे मेरी नज़रों में शर्मिंदा कर गिरा दिया। वो बात नहीं, आप गलत समझें। ओके फ़ाइन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, अपना फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस दो। गौसे ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका तो दिल ही धड़कने लगा था। अगर शरीफ को उनको भनक भी पड़ गई तो? इससे पहले कि सोचे नहायत तकलीफ दे थी, इसने बगैर कोई जवाब दिए डाटा कनेक्शन ऑफ कर दिया।
मोईद अली ने एक लंबा सांस खींचा और फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया। गौसे तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, भले तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा कोई एहसास नहीं, मगर ये भी सच है कि मैं पूरी सच्चाई और पूरे खलूस से तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ। इसकी हर सोच का महवर फिलहाल गौसिया बान थी। माँ सदके चली जाए, एक डीपी पसंद आई, उस तो बाद मैसेंजर ते मुलाकात हुई, मतलब चैटिंग हुई, तो उस तो बाद मुंडा साहब भी फदा ते कुड़ी भी एदे विल दौर फिटे हाल। वैसे होता तो मुझे लगता कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा। सलाम साहब। मुलाजिम की आवाज़ पर मोईद अली की सोचों का तसलसल टूटा। मोईद अली ने दाखिली दरवाजे से अंदर आते जैदी को देखा तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सोफे से उठकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। अस्क्रीम, ये क्या हो गया तुम्हारे? ये सर पर जख्म कैसा है? ये पट्टी क्यों बंदी है? सेकंड में मोईद अली ने अस्क्रीम जैदी के सर का पूरा जायज़ा ले लिया। वो बहुत फिक्रमंद था, परेशान था इसके लिए। और तुम 3 दिन से कहाँ थे? तुम जानते मैं किस कदर परेशान था? फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। कितना मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल की, मगर तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों मुझसे इतने सवाल करके मुझे परेशान कर रहे हो? सपाटला लहजे में कहते वो सही मानों में चिढ़ गया। अपनी परेशानी की फिक्र है, और जो मैं परेशान हो रहा था इसका क्या? मोईद अली को अब इसका लबो लहजा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मेरे लिए परेशान हो। लहजा हमस वैसा ही सरसा था। मैं क्यों परेशान हूँ? भाई हो तुम मेरे। मोईद अली ने इसका हाथ थामना था, जिसको स्क्रीम ज़ैदी ने बेदर्दी से झड़क दिया। खालाजाद भाई, स्क्रीम ज़ैदी ने फ़ौरन टोक दिया। तुम जो भी समझो, मगर तुम हो तो मेरे अपने। जिस बात से मकलूब होकर इसने फिर इसका हाथ थाम लिया। देखो स्क्रीम, भले ही से तुम्हें मुझे कुछ नहीं समझते, कोई अहमियत नहीं देते, मगर ये भी सच है कि मैं तुम्हें अपने सगे भाइयों की तरह चाहता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हारी तकरीर ख़त्म होगी तो मैं जाऊँ? स्क्रीम ज़ैदी ने अपने नरमी से इसका हाथ अपने हाथ से हटाया। आंखों में बेजारियत थी। ओके, मगर प्लीज़ इतना तो बता दो कि ज़ख्म कैसे लगा सर पर? कौन से डॉक्टर को दिखा कर? कहो तो अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं डॉक्टर को दिखाता हुआ आया हूँ। ज़रा गहरा ज़ख्म नहीं है। अब अगर तुम्हारी तसल्ली होगी तो मुझे जाने दो। मोईद अली ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से साइड पर हो गया। और तो बहुत ही ना आदम बेजार बंदा उत्थे मारे जिथे पानी ना लगे। आइसक्रीम ज़ैदी बिना इसे देखे वहाँ से हटता चला गया, मगर अपने पीछे मोईद अली की निगाहों में बहुत सारे मशकूक सवालात छोड़ गया। आइसक्रीम ज़ैदी अपने बेडरूम में आए तो सबसे पहले वार्डरोब की जानिब बढ़ा। 3 दिन से एक ही जीन्स शर्ट में था। वार्डरोब से तेरी से एक ट्राउज़र और टी शर्ट निकाली, सर से पट्टी हटाए वो वॉशरूम में घुस गया। 15-20 मिनट बाद वो नहा धोकर निकला सा वॉशरूम से बाहर निकला। घने बाल तौलिए से रगड़ता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। बालों को खुश करके तौलिया सोफे पर फेंका और हेयर ब्रश उठाकर ब्रश करने लगा। मिरर में छप से किसी का खौफजदा डरा सहमा सा अक्सीर मिलाने लगा। शहद जैसी रंगत पर बड़ी बड़ी सी आंखें, और इन आंखों में बेइंतहा खौफ। इन आंखों पर पहरा देती सियाह लंबी खमदार आंखें जो छपक छपक कर इसको देखती तो कभी डर खौफ से नज़र चुराती। गुलाब सी पंखड़ी लब, जिन पर वो कभी कभी ज़ुबान फेरती तो कभी मोती जैसे खूबसूरत दांतों से बेदर्दी से कुचलती। आइसक्रीम ज़ैदी की एक सख्त नज़र से इसका दिल सहम कर सुकड़ता था। आइसक्रीम ज़ैदी के नाबी लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट रेंगी। साफ शफाफ शीशे पर परिवेश का घबराया सहमा सा अक्स पूरे तमतराक से जलवा कर हुआ। बेख्तियार आइसक्रीम ज़ैदी का हाथ इस अक्स की तरफ बढ़ा। आइसक्रीम ज़ैदी भी गया, दूजा भी क्लीन बोल्ड। आइसक्रीम, दरवाज़ा नॉक किए बगैर मोईद अली अंदर दाखिल हो। मोईद अली की मौजूदगी पर आइसक्रीम ज़ैदी के नाबी लबों पर बेसाख्ता खिलती मुस्कुराहट वहीं दम तोड़ चुकी थी। बड़ा हुआ हाथ इसने वहीं पहलू में गिरा लिया चेहरे पर, जहाँ किसी चेहरे को सोचकर थोड़ी देर को मुलायमत के रंग थे, वहाँ चट्टानों जैसी सख्ती थी, एक सर्द सी कैफियत थी। क्या मसला? तुम यहाँ मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं देते हो? सही मानों में कहा जाए तो इस वक्त मोईद अली की मुदाखलत इसको सख्त नापसंद आई थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था, पता नहीं इन 3 दिनों में तुमने क्या खाया और ठीक से खाया भी या नहीं। आइसक्रीम ज़ैदी की उखड़ी बात और सदला वो लहजे कड़वे मजाज का बुरा मनाए बगैर इसने ट्राली घसीटी रूम में रखे आयरन सोफा स्टेट की तरफ ले आया। ए मोईद अली या तो बिस्ती परूफा तो या मैनू लग रहा। और ट्रॉली में से चिकन बिरयानी की ट्रे, सलाद, फिरनी, रायता सब निकाल कर इस कांच के टेबल पर करीने से रख दिया। चलो आ जाओ, बाद में चाय मुझे सुना लेना, अभी खाना खाते हैं। मोईद अली ने इल्तिजाई निगाहों से आइसक्रीम ज़ैदी को देखा। एड्डा कुछ ले आ देता हूँ, मैंने भी भूख लग जाए फिर। लेकिन आज मैंने भी चिकन फ्राई खाया हुआ, तुम जब भूख नहीं लगेगी तो मैं दोबारा खा लूँगी। आइसक्रीम ज़ैदी ने टेबल देखी तो इसकी भूख चमक उठी। इसे इस बात की शिद्दत से एहसास हुआ कि परिवेश के साथ गुजारे 3 दिन में इसने कुछ अच्छा नहीं खाया कि इसका पेट भर सके या भूख मिट सके, इसलिए बगैर किसी चूँ चुरा के वो खाने वाली टेबल की तरफ बढ़ गया। इसके इक़दाम पर मोईद अली के साथ खुशी के साथ सुकून भी हुआ था। इसको खाने की प्लेट में बिरयानी निकालते देखकर मोईद अली ने भी अपनी प्लेट तैयार की, बल्कि साथ साथ इसकी तरफ कभी सलाद तो कभी रायते का प्याला बढ़ाता, जिसे आइसक्रीम ज़्यादा चुपचाप ले लेता। मोईद अली ने लगता आइसक्रीम ज़्यादा गोद लिता होया। सुबह नाश्ते में खीरो राती जाकर हलवा पूरी साथ रसमलाई ले आए थे। खुद ही टेबल लगा और जब नाश्ता हो गया तो सब कुछ दोनों ने ही समेटा। एक्चुअली वो दोनों इसका तो खुश थे कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आप ऐसे सही ट्रेनिंग मिली घर दी आदर ते फाखर नूं, इन्हां दी बुढ़िया खुश सुखी रहनी है। मानो तो ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे थे। इनके घर में किसी सिनफे नाजुक के पाँव पड़े हुए। इनकी जानी सफियान मलिक की वाइफ, इनकी भाभी, नाजुक सी गुलाबी रंगत वाली और गहरी आंखों वाली नशरा इनके तो दिल में उतर गई थी। माँ, बहन, दोस्त, फ़ाखिर और आती ने तो सब कुछ इसे दिल से मान लिया था। किसी न किसी रिश्ते और किसी न किसी रूप में इन दोनों का नशरा अजीज़ तरीन हस्ती लगने लगी थी। नशरा भाभी, आज रात डिनर में क्या खाएंगी? फ़ाखिर ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए पूछा था।
आप लोगों ने सुबह से मुझे इतना कुछ खिला दिया कि अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। इस एक दिन में फ़ाखिर और आरती ने जैसे प्रोटोकॉल और इज्जत दी थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस खड़ूस सफियान मलिक के छोटे भाई हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क था इन भाइयों में। नशरा को तो इसे एक रात और दिन में अंदाज़ा हो गया कि सफियान मलिक और फ़ाखिर और आरती कितने मुख्तलिफ मजाज के हैं एक दूसरे से। ये क्या बात हुई बेटा, रात का डिनर तो करना पड़ेगा, चिड़िया जितनी तो खुराक है तो आपकी। सिकंदर मलिक ने नर्म मुलायम लबो लहजे में इससे कहा। सिकंदर मलिक की चिड़िया जितनी खुराक कहने पर वो हौले से मुस्कुरा दी। लेकिन दादाजान मैं वाकई बहुत कम खाती हूँ। वो तब खाती थी जब अपने मामा पापा के घर पे थी। अब आप यहाँ आ गए हमारे घर, और हमें ना सिर्फ खाने का शौक है बल्कि खिलाने का भी बेहद शौक है। ये आतिर था जो खाने का बेहद शौकीन था। हर रोज़ नई नई डिशेस बनाता, खुद ही खाता था, और कमोबेशी कोई आतिर कोई मज़ेदार डिश बना देता जो फ़ाखिर और सिकंदर मलिक खा लेते, वरना अपने पेट पर ही किस्मत आजमाई होती। तो चलो, बनाता तो है ना। इतना बदमज़ा कि पूरा दिन हमारा किसी चीज़ को खाने को दिल ही नहीं चाहता, अपने पेट पकड़ कर बैठे रहते हैं और सफियान भाई के आने का इंतज़ार करते हैं कि वाहिद हम बाज़ार से कुछ मंगवा के खाएंगे। फ़ाखिर को भी आज अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। व्हाट, झूठे कमीने! आदि तो अपने बनाए खानों की बेइज्जती पर बिलबिला कर रह गया। अभी जो कल स्पेशल मैकरोनी विद राइस बनाए थे, कौन ठूस ठूस कर खा रहा था। हाँ, बस चाजो नाजर ही कुछ अच्छा बन जाता, वरना तो हम पनाह मांगते आतिर की बनाई डिशेज से। सिकंदर मलिक ने भी जैसे अपने दिल के फफोले फोड़े। दादाजान आप भी? आतिर की सदमा जैसी कैफियत थी। हालांकि कल जो इसने अर्जेंट स्पेशल मैकरोनी विद राइस बनाए थे, कासिनी की फरमाइश पर बनाए थे, और जब तक किचन साफ करके बाहर आए वो सब चट कर गए थे। यार बहुत भूख लगी थी इसलिए हम सब खा गए। अब तुम ऐसा करना, रात सफियान का निकाह है, तुम ही खा लेना। सिकंदर मलिक और फ़ाखिर अपने हाथ झाड़ते खड़े हुए थे। और सुनो, ये बर्तन भी धो लेना। फ़ाखिर ने जाते थे फुलझड़ी छोड़ी। आते ने जाते हुए फ़ाखिर और सिकंदर मलिक को नहायत ही खा जाने वाली नज़रों से देखा। आदिर कल का सारा वाक़या नशरा को मज़े ले लेकर सुना रहा था। इस सारे अरसे में नशरा की बेसाख्ता हंसी। सिकंदर मलिक ने हम खामोशी से बगौर नशरा को देखा। इसकी खूबसूरत हंसी, इस घर की तरह दीवार, इस घर की फिज़ा माहौल में गूंज रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई, इनका घर मुकम्मल हो गया, वो खुलापुर हो गया जिसमें दरारें पड़ गई थी। अब इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अगर इस घर को नशरा की मौजूदगी ने मुकम्मल कर दी तो एक दिन सफियान मलिक के दिल में भी फूंक पड़ जाएगी। वो जो औरतों से नफरत करते हैं, इसके साय से भी बिदकते हैं, यकीनन एक ना एक दिन वो नशरा से मोहब्बत करने लगेगा। इसकी सलाहियतों का मुतारिफ हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, मगर इतना नहीं कि वो कुछ खोकर पछताए। सिकंदर मलिक की बूढ़ी मगर ज़ीरक निगाहों ने बहुत दूर तक बहुत कुछ महसूस कर लिया था। अच्छा जी। सफियान मलिक हाथ में कुछ खाने के शॉपर लिए अंदर दाखिल हुआ तो इसके मार्बल पर धरते मजबूत कदम वहीं ठिठक कर रुक गया। नशरा की जलतरंग हंसी इसके घर के हर दीवार, हर शहर में गूंज रही थी, मगर सफियान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खोलता और पिघला सीसा इसके कानों में डेल रहा हो। इसके रोम रोम से आग के शोले निकलने लगे थे, कान से दहकती चिंगारियाँ सी फूटने लगी थी, और इस वक्त जिस कदर भड़कती आग की लपेट में था, अंदर से बस शिद्दत से एक ही चाहती कि सामने बैठी इसके भाइयों से मजाक हंसती हुई नशरा को इस आग की लपेट में ले ले। सफियान मलिक कलफ लगी गर्दन के साथ इन लोगों के पास आ ठहरा। सैफी भाई, मैं आपको कल की बात। फ़ाखिर हंसता हुआ सफियान मलिक को कल के वाक़े का बताने लगा, मगर ये महसूस नहीं किया कि सफियान मलिक का मूड किस कदर बिगड़ चुका है। नहीं, बातें बाद में, पहले जाओ ये खाना डाइनिंग टेबल पर लगाओ। सफियान मलिक ने संजीदगी से कहते हुए हाथ में लिए शॉपर्स फ़ाखिर के हाथ में थमा दिया। फ़ाखिर अपनी बात पूरी न होने की सूरत में मुंह बनाते आगे बढ़ गया। सफियान मलिक ने फ़ाखिर को बुरी तरह घूरा, नशरा को देखा। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो प्लीज़ ज़रा मेरा कोई इजी सा शलवार कमीज़ निकाल कर रखने में आ रहा हूँ। इसके लबो लहजे की काट नशरा ने अपने अंदर तक महसूस किया। जहाँ इसका ऑर्डर देना इसको बहुत खला था, वहीं इसके काटदार लबो लहजों को सीली निगाहों पर इसके ना बिलबिला कर रह गई। दिल तो शिद्दत से चाह के खरी खरी सुना दे, मगर सिकंदर मलिक की मौजूदगी की वजह से अंदर आवाज़ ही अंदर सी दबा ली। जी बेहतर। वो सुलगती हुई बेडरूम की तरफ बढ़ी जाती हुई नशरा को सफियान मलिक ने सख्त नज़रों से घूरा। इसकी घूरी और कटेला अंदाज सिकंदर मलिक ने शिद्दत से महसूस किया, मगर अभी फ़िलहाल सफियान मलिक को कुछ कहना या कुछ समझाना बेकार ही था। ये इसके दिमाग की तरह है कि वह हर सिनफ नाजू को एक ही कसौटी पर परखता और समझता है। जी तो गाइज़, यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। पहले कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैन हम वीडियो एंड करेंगे। ताहादील माय फर्स्ट। अच्छा जी। हुदा शफीक ज़बरदस्त नावल। सायरा रियाज बहुत अच्छा नावल। अब बाप ही घुट पोकर गलत हरकत कर रहा है तो बहुत ही अजीब बात है। अच्छा, खैर इंटरेस्टिंग नावल था। बाकी वो तो बहुत ज़्यादा अजीब, क्या एम्बैरेसिंग हो, पता नहीं कैसी बात है कि मतलब अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि बाप ही गंदा निकला। ताहादील बहुत बहुत मज़े का नावल है। थैंक यू। सुमेरा नजीब वेरी नाइस नावल। ज़ैनब सज्जाद गुड यार। सहर इकबाल नाइस। तेहोर थल्ले अनीस बानो नाइस नावल। अच्छा जी। खतीजा नजीब हैदर वेरी वेरी नाइस नावल। मलिक सब्बा सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। नावल को क्या हो गया, कैसे बात कर रही थी ऑन से, वो जब ऑन की प्लानिंग लग रही थी कि ऑन ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर वो सब किया। मिशाल यार, बस वो जिन हालात से गुजरी थी उसने तो ऑन को ही गलत समझना था। मिशाल थे वाकई में बड़ी जहर लगी। वो नमल की आती शुरू होगी 2 दिन तुम्हारे पास डिवोर्स ले लो ऑन से। ऑन तो नमल को बोले जाएगा, तब विशाल की शक्ल देखने वाली थी। ये नमल अपने बाप से मिलने गई और फिर वो बाप के पास ही चली गई, माँ को छोड़ के। उसके बाप कितने अजीब इंसान अपनी बेटी को बेचे। तो और की यार, ऐसे होते कुछ बेज़मीरे गंदे लोग, कमीने लोग। बस यार, ऑन ने तो अपने बाप के ऊपर ट्रस्ट किया ना, क्योंकि फादर एक ट्रस्टेबल रिलेशन है, तो उसने तो फादर के ऊपर अपने ट्रस्ट किया कि मेरे बाप गलत नहीं हो सकता। तो लेकिन अब आगे से जब उसको धोखा मिल गया, वो नीच इंसान था, तो वो धोखा मिल गया तो वो बेचारी की कर सकती सी।
बाकी ऑन के साथ शादी होगी, लेकिन ऑन को वो बातें सुनाई हुई जहाँ पे बहुत दुख हुआ। बस वो हर जब बंदा एक चीज़ से हर्ट हुआ हो ना अपने इतने करीबी रिलेशन से, तो वो हर बंदे को गलत समझता है, भाਵੇਂ जितना मर्जी उधर सगे बन के आ जाए। हाँ जी, ऑन को भी हर्ट हुआ था, फिर वो छੱਡ के चला गया। एंड वाला सीन बहुत मज़े का था, ओवरऑल बहुत मज़े का था। मुझे खुशी हुई आपको पसंद आई एडिट। हाँ, मुझे आपकी एडिट बड़ी पसंद आई थी। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। ज़ैनब सज्जाद, नाइस यार। अच्छा जी, नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल नावल नहीं है, एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपका राय का जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। कल न्यू एपिसोड के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे ज़्यादा